मैंने पत्नी से कहा, यू काठ कबाड़ खरीदने वालों आयो है, एने के जवाब दूं या बतलाओ। घराड़ी बोली, जवाब देने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही चले जाओ। हमारे यहाँ राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जी। उन्हीं का नाम लेकर गौरव प्राप्त करते रहोगे क्या? आप क्या हो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम ले। एक बार आप फेल हुए थे, हाँ, कैसा लगा था आपको फेल होके? फेल हो गया तभी कभी बना कि लोगों को तोड़ने के लिए कनिंगनेस की आवश्यकता है। जी। तो आज जो लीडरशिप है वो कनिंग है, क्योंकि उसमें जोड़ने की क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है। अगर आपने ये सब सवाल उठा दिए तो सबसे पहले तो आप गद्दार हैं देश के, उसके बाद आप हिंदू धर्म के गद्दार हैं। इस देश की राजनीति जब भी लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। एक जमाने में मिथिला जो था बहुत संपन्न जगह होती, राष्ट्र होता था। जी जी जी। हम एजुकेटेड एंड लर्नेड कहाँ हैं? पहले मुझे एक सवाल का जवाब देने के लिए 4 पन्ने लिखने पड़ते थे, अब मुझे टिक करना है। जिस दिन ये स्टेटमेंट आया था, हम दो हमारे दो, शायद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय आया था, तो हम दो हमारे दो में माँ बाप तो गए ना। जब तक बच्चे को देश की संस्कृति साहित्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो सब कुछ बेईमानी है। जनता का भला करने के लिए जनता को बांट के उनका मर्डर करवा के जनता का भला कैसे हो सकता है? और मरीज होता नहीं है, बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यही लोगों को बेरोजगारी बना देता है कि भाई ये काम छोटा है, इसको मत करो? एक अपराध हुआ है भारत सरकार द्वारा या नेताओं के द्वारा। उस समय वाजपेयी जी मंच पर इतना नहीं जमते थे। नया जमाना आया है, उसे कहते हैं वोक लोग। वो कहते हैं आप तो सेक्सिस्ट हैं, आप तो केवल महिलाओं के ऊपर ऐसी कविता लिखते रहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जब सत्ता ही आलोचना को विरोध मान ले तो कैसे तरक्की हो सकती है? नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में हमारे साथ आज कवि या फिर महाकवि कहना चाहिए मुझे, हास्य के पॉलिटिकल सटायर के महाकवि हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी आए हुए हैं हमारे पास में। जो बातचीत जो हमने करी है आदरणीय शर्मा जी से, लोग दरअसल क्या होता है, जब भी शर्मा जी कोई भी इंटरव्यू देखिए आप, तो लोग उनसे सुनने की उम्मीद में रहते हैं। हमारी बातचीत थोड़ी सीरियस है, हमारी बातचीत राष्ट्र के मुद्दों पे है, हमारी बातचीत ऐसे मुद्दों पे है जो यूजुअली शर्मा जी के हास्य कवि में वो मुद्दे उछल के आते हैं, हंसाने के लिए काम आते हैं, पर यहाँ हमने उसको सीरियसली डिस्कस किया है। हमने ये समझा है कि राष्ट्र में क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, डेमोक्रेसी में क्या कमियाँ हो सकती हैं, और किस प्रकार से हम अगर मिल के काम करें, 1 अरब 40 करोड़ लोग अगर मिल के काम करें तो कैसे हम उन कमियों को एक साथ दूर कर सकते हैं। शर्मा जी का जो एक्सपीरियंस है, जो इनका अनुभव है, वो अब का नहीं है। 1966 से कविता कर रहे हैं ये। बड़े बड़े राजनेताओं को, इंदिरा गांधी जी से लेकर उसके बाद राजीव गांधी जी, और फिर उसके बाद ये क्या नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, सबको कविताएं सुनाई हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के, निडरता से, निर्द्वंद्वता से अपनी कविताएं सुनाते हैं और उनके मुंह पे उन पे सटायर कर देते हैं। मैं धन्य हुआ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो आपके ना मनोमस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। शर्मा जी उनमें से एक हैं। मिलते हैं शर्मा जी से। कविता पे ही है, तो आपने पहली कविता कहाँ पढ़ी थी? पहली कविता जो आपको लगा कि मैंने आज पहली कविता पढ़ी है अपनी। वैसे देखा जाए तो अभी कविता लिखी ही नहीं है। अच्छा, आप लिखते नहीं हैं? नहीं, जो भी लिखा है, हाँ हाँ। जब तुलसीदास ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मेरी क्या औकात है जो मैं कह दूं मैंने कविता लिखी। कविता बहुत बड़ी चीज़ है। जी 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 जी। लेकिन पहला कब पढ़ा मुझे उसका याद नहीं है। मेरा मानना है कि नपुंसक कौमें अतीत की बातें करती हैं, बहादुर कौमें आगे की बात करती हैं। आपने क्या किया उसका छोड़ो, आगे क्या करने वाले, उसको मुल्क को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जी। उन्हीं का नाम लेकर गौरव प्राप्त करते रहोगे क्या? आप क्या हो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम ले। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता था कि जैसे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी कवि है, बहुत सारे नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, नए बच्चे आना चाहते हैं। मैं उस मोमेंट को समझना, आप पहली कविता सुनाने चले थे आप, तो आपको फील हुआ कि यार डर लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ याद है इस तरह से कुछ? डर की तो कोई बात ही नहीं थी। मैं कॉलेज में
और यूनिवर्सिटी में मंच पर आया उससे पहले प्रसिद्ध था। अच्छा। पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती थी, तो मंच मेरे लिए या माइक मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। वो तो मेरे लिए ऐसा था जैसे कोई खिलौना सा खेल रहा हूँ। तो कैसे प्रसिद्ध कैसे थे, मतलब मैं समझना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स की मूर्खताओं की वजह से वो अक्लमंद होते तो मैं कहाँ प्रसिद्ध होता। आज की तारीख में हाँ। देश की जनता समझदार हो जाए तो एक भी कभी मंच पर नहीं चले। अच्छा, पर देश की जनता आपको नहीं लगता पहले से, फोन तो बड़ा स्मार्ट है उनके हाथ में, स्मार्टफोन सबके पास, आपको नहीं लगता स्मार्ट खुद हो गए स्मार्ट थोड़ी है, लोग? स्मार्ट नहीं हुए अभी तक, मुझे लगता है हो स्मार्ट गए। थोड़ी है, दिख रहे हैं स्मार्ट। अच्छा होने में और दिखने में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, हम एजुकेटेड एंड लर्नेड कहाँ हैं? दैट्स अ गुड पॉइंट, आई एग्री। एजुकेटेड होना, लर्नेड होना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। अनपढ़ आदमी पहले लर्नेड नहीं होता था। अनपढ़ों ने कविताएं लिखी है, पढ़े लिखों ने पीएचडी की है। वो जयशंकर प्रसाद 6वीं पास थे शायद, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी ज़्यादा। उनका तो नहीं जानता, लेकिन गालिब, तुलसी, हाँ। कबीर, हाँ। रहीम, इवन महाकवि कालिदास। कालिदास, फिर जी 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 जी। उससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब अगर ज्ञान की बात करो तो जितने भी पीएचडी कर चुके हैं वो तो सारे कवि होने चाहिए। कभी ना हो तो कम से कम साइंटिस्ट हो। जो भी होने चाहिए ना। हाँ। इससे क्या तो मतलब? आपको लगता है कि मतलब जैसे जो ये सर्टिफिकेशन एजुकेशन जो है, ठीक है, इससे व्यक्ति की पर्सनालिटी पे वो पॉलिश जरूर हो जाता है, पर रियल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? फर्क इसलिए नहीं पड़ता, पहले मुझे एक सवाल का जवाब देने के लिए 4 पन्ने लिखने पड़ते थे, अब मुझे टिक करना है। हाँ, तो मेरे ज्ञान का कहाँ पता लगा? सही बात है। मैं हायर सेकेंडरी में था, बीकॉम कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर, जी जी। तो मैं अपने पिता के व्यापार की बैलेंस शीट निकालता था। आज बीकॉम वाला नहीं निकाल पाता, एक पान की दुकान की नहीं निकाल सकता। आज किसी स्टूडेंट को कि एक लेटर ड्राफ्ट करना है, उसको लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आएगा। मोबाइल ने स्पेलिंग खत्म कर दी लोगों की। अब वो नया आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, वो और जो चीज आर्टिफिशियल है वो कहाँ इंटेलिजेंस हो सकती? जिस चीज से पहले ही आर्टिफिशियल जुड़ गया तो उसमें इंटेलिजेंस तो बची नहीं ना। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल ही होगी। मैं अभी देख रहा था, ये इनको मैंने कहा कि कुछ सर के बम रिसर्च करके सवाल भेजिए, वही घिसे पिटे सवाल मैंने इतना सुनाया इनको बुला के। मैंने बोला तुम्हें इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, तुम वही बताइए कैसे हास्य कवि में आप अवलोकन कैसे करेंगे ना। लाइक दिमाग खराब है तुम लोगों का। ठीक है, सवाल वो भेजो जिसका लॉजिक हो। ठीक है, तो आजकल सर मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को और बेवकूफ बनाने, मतलब उनको और गधा बना दे रहा है, स्मार्ट बनाने की बजाय। मुझे लगता है कि इस मुल्क की शिक्षा प्रणाली जो है वो नीचे खाई की तरफ जाएगी। आप जब तक बच्चे को देश की संस्कृति साहित्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो सब कुछ बेईमानी है। जी जी। अगर बेटा राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी मूर्तियाँ जो की गई, हमें मुल्क को मॉडर्नाइजेशन करना था, हमने मुल्क को मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, वेस्टर्नाइजेशन किया जी। और दोनों के बीच में धार में हम अटके पड़े हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार में आज की तारीख में मेरे ब्रदर के बच्चे के लिए लड़की देखनी थी, तो उसने मुझे कहा आपको सब जानते हैं, आप बात कर लेना। और वो बात की मैंने, तो उसके फादर ने कहा जी ऐसा है जी, एक तो मेरी लड़की कुत्ता लेकर आएगी। मैं जी भौंकने का काम हम अपने आप ही कर लेंगे, बाहर वाले की जरूरत नहीं है। एक कह रही मेरी लड़की बिल्ली के बगैर सो ही नहीं सकती। कहाँ ले जा रहे हो आप मुझको? पहले ये देखते थे परिवार है कि नहीं, आज ये कि माँ बाप भी हैं तो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। जी। आप कह रहे हो विश्वगुरु बन जाओगे। जिस मुल्क में वृद्धाश्रम चल रहे हो वो विश्वगुरु कैसे बनेगा? हम अपनी निगाह में कितना गिर चुके हैं। पर मुझे ये भी लगता है ना सर कि वृद्धाश्रम का मैं डेटा देख रहा था, वृद्धाश्रम का डेटा केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग वृद्धाश्रम में है, माइनॉरिटी वालों के माँ बाप अपने घर में रहते हैं। मैंने ये डेटा देखा हुआ। हाँ वही तो बात है, वो पढ़ लिख गए ना जी। लड़की भी कमा रही, लड़का भी कमा रहा है, वो चाहते माँ बाप के साथ रहने नहीं। हमारे दोस्त आएंगे पार्टी करेंगे, तो अगर ये रहेंगे तो पार्टी कैसे कर पाएंगे? हमारी तो पर्सनल लाइफ कुछ रहेगी नहीं। होगा क्या? तब तलाक के मुकदमे तब बढ़े जबकि हम जॉइंट फैमिली से अलग होना शुरू हुए। बिल्कुल। जब जॉइंट फैमिली में थे कोई तलाक की बात ही नहीं कर सकता था।
भाई हनीमून शब्द ही परिवार में बोलना ही विरोध था, लोग हिम्मत ही नहीं थी कि कह लें। शर्माते थे लोग। मेरे पिता ने आज तक मेरी कविता नहीं सुनी कि बाप बैठा मैं हंसी की बात कैसे करूंगा इसके और सामने। उनको पता तो होगा कि आप कितने बड़े वो सब कवि हैं। मालूम है जी उन्हें। जी जी। लेकिन उनके सामने, माँ बाप के सामने, परिवार, गांव वालों में आज तक मैंने अपने गांव में कविता नहीं पढ़ी। सारे लोग बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, इनके सामने हंसी की बात कैसे करूंगा मैं। एक बार महाकवि तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गांव गए थे, हाँ। तो अपने गांव गए तो फिर उन्होंने रामचरितमानस का पाठ वाठ किया, लोगों ने बैठ के सुना ना। फिर उसके थोड़े उनके चाचा गए, तुलसी जरा वो बहुत सारे तेरे पार्टी के चक्कर में बहुत सारे बर्तन भांडे हो गए, जरा साफ कर दियो फटाफट। तो समझ रहे ना। तो ये वही वाली बात है, गांव में तो हम नॉर्मल है बिल्कुल, जैसे सब होते हैं वैसे हैं। मैं अपने गांव गया 1 साल बाद, जी जी। होंगे 30-35-40 साल बाद। तो गांव में घुसते ही किसी ने पूछा कहाँ से। पहले ये होता था, रास्ते चलते पूछते थे भाई कहाँ से। मैंने कहा मैं तो इस गांव का हूँ। बोले हमें तो पता तू इस गांव का है, पर तू 1 साल से नहीं आया, तुझे भी पता होना चाहिए तू इस गांव का है। क्या बात है। वो तमाचा पड़ा। जी जी जी। आज तो ईगो प्रॉब्लम इतनी की टॉलरेंस है ही नहीं किसी में। पर मुझे एक बात बताइए, आपने इतना जीवन देखा है, ठीक है, देश की आज़ादी से पहले पैदा हुए, इतना बड़ा जीवन देखा है। जिस दिन ये स्टेटमेंट आया था, हम दो हमारे दो, शायद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय आया था, तो हम दो हमारे दो में माँ बाप तो गए ना। नहीं, हम दो हमारे 2 बच्चे की बात है, 2 बच्चे की बात बाद में तो होना चाहिए हम एक हमारा एक। नहीं वो ठीक है, पर हम दो हमारे दो माँ बाप तो ऐड ही नहीं है कि हम दो हमारे दो नहीं, वो माँ बाप तो थे, पर हम उसका गलत व्याख्या करें तो अलग बात है। जी 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 जी। मुल्क में संजय गांधी ने जी जी। एक क्या फैमिली प्लानिंग कर दी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं जो इस पर चर्चा करे। हमारे मुल्क की बैलेंस शीट में पॉपुलेशन जो है लाइबिलिटी साइड में है जी। चाइना ने उसी को असेट साइड में लिख लिया। ये तो देश के जो बड़े नेता बैठे हैं, इनका फर्ज बनता है कि पॉपुलेशन को किस तरफ कन्वर्ट करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। उसके अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि मुल्क के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए काबिलियत की जरूरत है। मुल्क के लोगों को तोड़ने के लिए कनिंगनेस की आवश्यकता है। जी। तो आज जो लीडरशिप है वो कनिंग है, क्योंकि उसमें जोड़ने की क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है। तो अब वो उस तरह से शासन करेगी जो वीपी सिंह ने किया जी, जो मंडल का मंडल कर दिया। जी जी जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शुरुआत पहले से ही हो गई थी, पहले से ही हो गया था कि इट्स जस्ट दैट कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था पहले वालों ने, उस गैप को ये वाले आके इन्होंने भर दिया। नेहरू जी के टाइम में गैप कम हुआ था। नेहरू जी के टाइम में कोई ये नहीं पूछता था पानी पिलाने से तेरी जात क्या है। इतना उन्होंने काफी कुछ ठीक किया था। उसके बाद ये शुरू हुआ। मुझे तो कई बार जो राजनीतिक सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसमें ये समझ में नहीं आता कि जनता का भला करने के लिए जनता को बांट के उनका मर्डर करवा के जनता का भला कैसे हो सकता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का हम आपको भला ही कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में लोकतंत्र को खतरा नहीं है, पर जैसी राजनीति चल रही है उसमें मुझे लगता है लोकतंत्र ही देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। पर कोई कह देगा तो फिर आप। अब तो सर ये हो रहा है कि जैसे अगर आप हाथ से कभी भी है, आपने ऐसी कोई कविता कह दी जहाँ पे सरकार का क्रिटिसिज्म हो गया, वैसे ये पहले भी बहुत हुआ है, पर अब तो ये आलम है कि लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। मतलब डिवीजन इतना गहरा है कि अगर आपने कोई ऐसी कविता कह दी जहाँ पे हमारे देश में या विश्व, पूरे विश्व का ये हाल, सच कंट्रोवर्शियल हो गया। सच मत बोलो, वो कंट्रोवर्शियल है। झूठ, शुगर कोटेड झूठ बोलो, वो बढ़िया है। बेसिकली सबसे बड़ा जहर संसार में पैदा नहीं हुआ जी। आप सत्य बोलना शुरू कर दो, कल से आपके दुश्मन गिनने शुरू कर देना। कोई भी परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता, कोई भी माँ बाप बच्चे इकट्ठे नहीं रह सकते। सत्य का बहुत बड़ा जहर है। बिल्कुल। एक ने बोली थी हरिश्चंद्र ने, उसको शमशान घाट तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। हाँ? उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की। हाँ, ऐसी कहानी है वो। ऐसे सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? इन लोगों ने सब कहानियां ही नहीं सुनी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लिटरेचर जो है वो एमए तक हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जी। हमारे साहित्यकार कौन रहे, हमारे इतिहास क्या रहा है, ये सबको आना चाहिए बच्चों को। 9th के बाद हिंदी बंद कर दी, करें हिंदी करो।
मैं इंडिया अकादमी का उपाध्यक्ष था जी 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 जी। आप सरकार में, तो मैंने एक पूरी मेजोरिटी के साथ सर्वसम्मति से पास किया कि 1 से 100 तक की गिनती हर एक बच्चे को आनी चाहिए। जब हिंदी भाषी इलाका है, इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे हफ्ते भर बाद ही वो कहीं सिसोदिया जी मिल गए। यार शर्मा जी, ये क्या कर दिया तुमने? मैं क्यों? पहले पहले ये तो मालूम कर ले, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उन्हें 100 तक की आती है कि नहीं। जब उन्हें नहीं आती तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो हमारा सवाया, डेढ़ा, ढाया वो पहाड़ी चलते थे। आज मोबाइल है, वो भी बंद हो गया। मोबाइल ने स्पेलिंग खत्म कर दी। बिल्कुल। पहले हमारे गांव में चले जाओ, गलती से बोलो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमारे एक बड़े बाबा थे, 14 56 52 20 ऐसे जोड़ो आए 25। अब भाई वो लॉजिक है उनका, उसमें वो पूछ लिया ऐसे सवाल, आप बैठे हो आपको नहीं आता, फिर इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे होता है। मतलब वो समझ रहे हैं ना, वो ऐसे ही सवाल पूछा करते थे पहले के लोग। मेरे बड़े पापा ऐसे ही उल्टी सीधी सवाल पूछते थे, फिर जब वो लॉजिक सुन लेते थे, हाँ यार ये बात तो सही बोल जब रहा है। कैलकुलेटर आया तो हम गिनती भूल गए, बिल्कुल। गुना करना भूल गए। आज कहीं भी चले जाओ, कोई भी शॉपिंग करोगे तो आज कैलकुलेटर वो निकाल करके तो बताएगा। पर जो पुराने वाले हैं वो कितना भी वो कर दे, फिर भी वो आइडिया यूँ लगा कर देख लेंगे आप एग्जैक्ट फिगर आ रही है कि नहीं आ रही। हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो हमारे गांव में जब बकरा आता है कटने के लिए, तो उसकी कमर पकड़ के चाचा बता देते हैं इतने किलो का है, और उतने के आसपास ही रहता है। ऐसे कमर पकड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे 40 तक होगा, तो 39 होगा, 41 होगा, इधर उधर नहीं जाता, उससे ऊपर वो कमर पकड़ बता इतने किलो का होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह का ज्ञान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इस तरह की नॉलेज की कोई बात ही नहीं करता, और लोग कहते हैं हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मॉडर्न हो गए, कैसे नहीं, हम एडवांस तो हो गए। वहाँ बढ़ रहे हैं जहाँ अमेरिका में है। वो अमेरिका वाले रोना रो रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बेरोजगार तो बढ़ेंगे जब हायर सेकेंडरी के बाद आप बच्चे को घर से निकाल दोगे। हमारे इंडियंस जो रहते हैं वो हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं, अब आप सबको निकाल दो वहाँ से, आपका बच्चा तो हायर सेकेंडरी के बाद किसी माल में नौकरी करेगा, किसी उसमें नौकरी करेगा, जी। क्योंकि उसके पास बड़ी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो कानून ये है कि BA MA तक वहाँ के अमेरिकन्स को अपने बच्चे को रखना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के वो बाहर से। अब हमारे IIT और IIM है, सरकार अपने खर्चे पर दूसरे देशों के लिए टैलेंट तैयार कर रही है। तो जब तैयार कर रहे हो तो उसके लायक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप क्यों नहीं तैयार करें? आप कोई कारखाना खोलना चाहते हो किसी इलाके में, तो वहाँ तक जाने की सड़क, वहाँ स्कूल है कि नहीं? होना चाहिए कि स्कूल में जितने भी गांव हैं इस देश में, उनकी संख्या 1/4 होनी चाहिए। कुछ गांव को मिला करके एक बड़ा गांव बना दी, ताकि वहाँ एक अच्छी एक हायर सेकेंडरी लेवल तक की जी। शिक्षा वहाँ पर बच्चों को मिल सके। अब ये कि इतनी दूर जाएंगे बच्चे स्कूल से, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, तो आप अच्छी सुविधाएं एक गांव में, बड़े गांव में प्रोवाइड कर सकते हो। छोटे गांव में वो सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें अध्यापक हैं, बच्चे नहीं हैं, किसी में बच्चे हैं वहाँ अध्यापक नहीं है। जी जी। हर एक अध्यापक चाहता है शहर में नौकरी करे, बिल्कुल। तो उसी जुगाड़ में वो लगा रहता है। एक मेरे मित्र हैं, वो अधिकारी हैं, तो वो बोर्ड के एग्जाम चल रहे 10वीं के, तो उनको वो बना देते हैं ना, जो निरीक्षक। उनको निरीक्षक बना दिया गया। तो जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, GIC, अब GIC बहुत, एक टाइम में मुझे भी याद है, मैं जब बड़ा हो रहा था, GIC मतलब भैया एडमिशन नहीं होता आसानी से। वो गए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, कह रहे हैं 3 टीचर थे, 1 प्रिंसिपल, भर्ती नहीं हो रही है, और बाकी को 3000 रुपए वाले। कह रहे हैं GIC का ये स्टैंडर्ड है। और समस्या पता है क्या है? अगर आपने ये सब सवाल उठा दिए, तो सबसे पहले तो आप गद्दार हैं देश के, उसके बाद आप हिंदू धर्म के गद्दार हैं। समस्या मेरी इस बात से ज्यादा है कि भाई आप हिंदुइज्म को बचा रहे हो, मैं मना नहीं, बचाओ भाई, दबा के बचाओ, आप देश को बचा रहे हो, उसको बचाओ, पर मुझे सवाल पूछने का अधिकार तो दे दो ना कि भाई ये GIC में क्यों नहीं है टीचर ढंग के, या ये सड़क जो टूटी हुई है ये कब बनेगी। इस तरह के सवाल, तो ये सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि मैं गद्दार हो गया, इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूँ ठीक हो भाई चीजें। ये बड़ा गजब का चल रहा है और कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। देखिए, सत्ता जो है आलोचना को विरोध मान लेती है, उसे समर्थन का कम मतलब मालूम है, उसे चापलूसी का मतलब ज़्यादा आता है। जी। समर्थन और चापलूसी में बहुत बड़ा अंतर है, आलोचना विरोध में बहुत बड़ा अंतर है। जब सत्ता ही आलोचना को विरोध मान ले तो कैसे तरक्की हो सकती है?
मुझे बताया सन कि 55 में कहीं लाल किले में कवि सम्मेलन था। जी जी। उसकी अध्यक्षता महाकवि दिनकर कर रहे थे। अच्छा। नेहरू जी मुख्य अतिथि थे। तो मंच की सीढ़ी पर नेहरू जी चढ़ने को हुए, थोड़ा लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, आपने मुझे संभाल लिया, धन्यवाद। तो दिनकर जी ने कहा, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं पंडित जी, इस देश की राजनीति जब भी लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। वहाँ शंकर वीकली एक कार्टून मैगजीन छपती थी और आर्थिक संकट था, तो नेहरू जी ने सरकार की तरफ से उसको सहायता प्रदान की। जी जी। चाहे मैक्सिमम कार्टून नेहरू जी के ही बनते थे। तो उसने कहा, इनको हम अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारी कमियों का कहाँ पता लगेगा। जी जी। और अब ये स्थिति आ गई है कि चार्ली हेब्डो ने किसी महापुरुष का पोस्ट को कार्टून बना दिया, उनके यहाँ गोली मार दी लोगों ने चढ़ के उनको। तो अब स्थिति तो ये आ गई है कि लोग कार्टून में गोली मार देंगे आपको। तो ये बड़ी भयावह स्थिति में पहुंच रहे हैं हम लोग, अगर आप देखें तो। अदरवाइज एक सवाल मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्होंने ही भेजा है। इन्होंने कहा है कि आपने क्लेम किया कभी आप कहीं व्यायाम नहीं करते और आप बहुत हेल्दी हैं अभी भी। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये आपने व्यायाम करने वालों को, बेचारों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप इस नहीं, तरह मैं से? कब कह रहा हूँ परेशान कर रहा हूँ। आप भूख से रोटी कम खाओ, अच्छा जरूरत ही नहीं कहीं। अच्छा। भूख से ज्यादा खाओगे तो व्यायाम की जरूरत है। तो आप इसमें ही ध्यान रख लेते हैं, खाने पे ही? हाँ, अच्छा। किस तरह से मैनेज करते हैं आप मैं खाने में? कभी पर जंक फूड खाया ही नहीं मैंने, अच्छा मुझे स्वाद ही नहीं पता। अच्छा। कभी आपने मैकडोनल्ड नहीं खाया कभी? कभी नहीं। अच्छा, पिज्जा विज्जा पिज्जा कुछ? बर्गर मुझे पता ही नहीं क्या चीज़ होती। 99% मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, घर आकर खाना खाता हूँ। अच्छा। 2 सब्जी हो गई, हाँ 1 फुल्का हो गया, 2 फुल्के हो गए, बस। हाँ हाँ। पहले था 4 फुल्के खाता खाता था, हम्म। फिर उम्र बढ़ गई, फिर वो 3 कर दिए, फिर उम्र बढ़ गई, 2 कर दी। हम्म। ये तो मूर्खतापूर्ण काम है ना। कि आज से 30 साल पहले जिम का नाम सुना था किसी ने? हाँ, पर बहुत मिनिमम थे। हैं? हाँ बिल्कुल। या आज से 50 साल पहले या 60 हाँ साल हाँ पहले हाँ हाँ हाँ। क्या होता था? खेतों में जाते थे गांव वाले, जी जी जी। हैं, दातुन चबाते हुए चले जाते थे, वहाँ फ्रेश हो गए, वापस आ गए, कुएं में नहा लिए जा करके, और फिर खेती में काम किए। फिर खेती में काम कर लिए। जब आपका काम, बीमार मैं क्यों पड़ता हूँ? क्या सारा काम मेरा कुर्सी का है? खड़े होकर मुझे रोटी बनानी, पहले नीचे बैठकर रोटी बनती थी, जी जी जी। चूल्हे पर बनती थी। ऑफिस जाते थे तो बैठक होती थी, वहां आलती पालती मारकर बैठते थे। पूजा करते थे तो आलती पालती मारकर बैठ, तो घुटने खराब होते ही नहीं थे। जब घुटनों का काम खत्म हो गया तो उनका बिल्कुल खराब हो गया। 100%। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरी वो चली है, जैसे चूल्हे पे खाने बनने के पॉजिटिव फायदे भी बहुत है, पर एक पूरा वो चला कि आंख खराब हो जाएगी धुएं से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके धीरे धीरे चूल्हे को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। अभी इधर बीच अभी परसों पता चला है, एक महिला है 35 साल की है हमारे रिश्तेदारी में, कैंसर हो गया है उनको। हमने कहा भाई पहले कैंसर सुनते थे किसी को हुआ है, उनके चाचा के, उनके यहाँ किसी को कैंसर हो। अब भैया रोज सुनते हैं किसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको उसकी कैंसर। वजह ये है कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, अच्छा। इसकी मुख्य वजह है। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम मुल्क को शुद्ध पानी अवेलेबल नहीं करा सके। दिक्कत ये है कि आप नेगेटिव हो जाओ, सरकार को गाली बको, तो सरकार आपका पांव पकड़ लेगी। आप सरकार को टैक्स दो, सरकार आपका गला पकड़ लेगी। सही बात है। नेगेटिव को ग्लैमराइज किया जाता है, जो पॉजिटिव जो डोनेट कर रहा है उसको नकारा जा रहा है। उसने कहा था कि हमारा सिस्टम टैक्स खराब है, जो जितना ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट करे मुल्क में उसका टैक्स लेवल कम करते जाओ, ताकि ईमानदारी को आप प्रोत्साहन दो। बिल्कुल। मुरारजी के टाइम में 90% टैक्स था, कौन देगा ईमानदारी से? सही बात है। बाद में 30% क्या काफी उसके बढ़ गए। बिल्कुल। जो प्रतिबद्ध है वही लथपथ है। भाई आप, मैं ईमानदार हूं तो मेरी ईमानदारी का मुझे कुछ रिवार्ड तो मिलना चाहिए। मैं बेईमान हूं तो आप मेरे सब कुछ कर लो। मैं आपका वोट बैंक हूं तो आप मुझे फ्री में 2 रुपए के अनाज भी दोगे, 5 भी दोगे, मुफ्त में भी दोगे।
मैं ये कहता हूँ कि अभी कितने 60-70-80 करोड़ है गरीबी रेखा के नीचे। भाई मैं ताकत तो किसी भी प्रधानमंत्री की ये जो सत्ता में तब मानूंगा ना, भाई पास 80 करोड़ थे, हमने 70 कर दिए, दूसरा है 70 को हमने 60 कर दिया, 60 को 50 कर दिया, ये तो तुम्हारी काबिलियत है। अगर 40 गरीब रेखा के नीचे 50 हो गए तो इसमें काबिलियत क्या है? मैं क्यों, मुझे मुफ्त में रोटी दे रहे हो, मुझे क्यों मुफ्त में अनाज दे रहे हो, मुझे स्लैग बनाओ ना, 15 रुपए किलो का गेहूं खरीद सकूं मैं। उस काम पर ध्यान नहीं है। तू घर बैठा रहे, एक टाइम ऐसा भी हो तुझे रोटी भी बना करके तेरे मुंह में हम खिलाएंगे, तो व्यक्ति को नपुंसक क्यों बना रहे हो? उसके पीछे ये कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में कोई भी सिस्टम जो शुरू होता है, जैसे पता नहीं आप इस मुद्दे को टच करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो बहुत आराम से बोलता हूँ उस मुद्दे पे। रिजर्वेशन है, जिस व्यक्ति ने रिजर्वेशन का प्रावधान डाला उस व्यक्ति ने स्वयं लिखा कि 10 वर्ष 15 वर्ष, पर हमारे देश में जो चीज़ शुरू हो जाती है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस पर वोट मिलना बंद हो जाएगा। अब ये जो राशन वाला था ये कोविड में के लिए था कि कोविड में लोगों के पास नहीं है तो हम राशन देंगे। अब कोविड खत्म हुए 3 साल हो गए, लेकिन राशन अभी फ्री में जा रहा है सबके पास, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि नहीं देंगे तो वोट कट जाएगा। हाँ, मतलब एक मर्दानगी होती है ना कि जनता, जैसे मुझे अभी भी याद है हमारे जो करंट प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कई भाषणों में कहा मैं कड़वी दवाई पिलाऊंगा, आपको बुरी भी लगेगी, पिलाइए ना, किसने मना किया है? मैं इनका बहुत बड़ा विरोधी नहीं हूँ, जो भी सत्ता में है उनका, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, पिलाइए कड़वी दवाई, किसने मना किया आपको? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था अगर खराब है तो उसका विरोधी हूँ, चाहे वो कांग्रेस के टाइम की हो चाहे भाजपा के टाइम। जी 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 जी। एक खुद का विजन तो रखो ना कहीं तो रखो ना। एक अच्छा वाक्य शायद ओशो ने कहा था, समाजवाद का अर्थ ये है कि सबको बढ़ने के समान अवसर दो, बिल्कुल, ना कि सबको समान कर दो। एक ने फोर्ड को कहा था, इतने अरबों की संपत्ति है, हम सबको पूरे मुल्क में पूरे संसार में समाजवाद लाकर सबको बराबर कर देंगे, तो फोर्ड ने उसे 1 पाउंड दिया, बोले तेरे इस समय ये आएगा, ले चुप रहे। मुझे ये बहुत फनी इसलिए लगता है कि मान लेते हैं कि हम तीनों के, सरकार ने निर्णय लिया कि मैं, आप और ये, हम तीनों बराबर हैं, 1-1 लाख रुपए हम तीनों को दे दिए। इसने दारू पीना चालू कर दी, मैंने दारू का धंधा शुरू कर दिया, मैंने अपने 1 लाख में दारू का धंधा शुरू किया, इसने दारू पीना चालू कर दी, इसके 1 लाख फिर मेरे पास आ गए। ये लॉजिकल समाजवाद जो है बिल्कुल उसी पे सही लागू है कि अवसर समान मिलने चाहिए। कौन कहाँ जाएगा उसकी आप गारंटी ये उसके ऊपर है, उसके टैलेंट के ऊपर। बिल्कुल, सबको बढ़ने के समान अवसर दो, पढ़ाई का अवसर सबको समान दो। अब कोई 80 लाया या 40 लाया, ये उसके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, पर उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार आप फेल हुए थे, हाँ, कैसा लगा था आपको फेल होके? फेल हो गया तभी कभी बना। क्या हुआ था? मैंने सुना आपके पिताजी आपसे कुछ नहीं कहा? उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खुद का व्यापार था। अच्छा, फेल हो गया तो ये भी ये देखेगा। मुझे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अच्छा, जब मैं 8th में या 9th में पढ़ता था, तभी पिताजी कहते थे स्कूल से सीधा यहाँ जाना। मैं क्या करूँगा, गोली बना लेना, पुड़िया बांध लेना, शीशी साफ कर लेना, काम की कमी है। क्या बात। जब हायर सेकेंडरी पास की तो उन्होंने मेरे हाथ में बैग दे दिया कि ये दिल्ली से रोहतक, रोहतक से भिवानी, भिवानी से हिसार, 3 शहर देखने, सुबह से शाम तक बस में जाना है। हिसार में ये धर्मशाला मिलेगी, ये ढाबा मिलेगा जहाँ प्याज लहसुन भी का बिगड़ का मिल जाएगा। मैं प्याज लहसुन आज भी नहीं खाता। अच्छा जी। तो फिर तो भी वर्ल्ड घूम चुका सारा। अच्छा, मैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो, जैसे आपके पिताजी ने आपको बुलाया और बोला कि ये हमारा जो है बिजनेस है, इसको सीखो, है ना? इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम थे जो लोगों को एक दूसरे से पिता और पुत्र के द्वारा दिए गए थे। हमारा देश ही ऐसा है, अगर आगरा में पेठा बन रहा है तो सब पेठा बनाएंगे फिर, ठीक है? अगर कहीं यहाँ पे कहाँ कुमार विश्वास कहाँ से आते हैं, वहाँ पे पिलखुआ, वहाँ चादरें ही बनती हैं खाली और कुछ नहीं बनता। तो जिस देश में इस तरह का माहौल है कि भाई पिता अपने पुत्र को जो सीखा है वो बताएगा, उसमें क्या हुआ कि एक सो कॉल्ड सब बराबर है वो आ गया और अपने काम को छोटा देखा जाने लग गया कि ये काम तो छोटा काम है, ये काम बड़ा काम है। आईएएस बनना ही बड़ा काम है इस देश में, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है। टीचर बनना बड़ा काम नहीं। किसी टीचर से आप पूछिए प्राइमरी स्कूल के, तो पता है क्या बोलेगा आपसे? आईएएस एग्जाम दे रहे थे और नहीं हो पाया, ये मिल गया। अब बताइए कोई व्यक्ति जो आईएएस का सोच के टीचर बना है, अच्छा टीचर निकलने की संभावना बहुत कम है उसकी, क्योंकि उसका ड्रीम ही नहीं था वो। तो ये पता नहीं ये कब आया सबके अंदर कि यही बड़ा काम ही करना है, ये सब बाकी सब काम छोटे काम है। दिक्कत क्या है जी जी,
एक बुनकर है, वो अपने छठी 6 साल या 8 साल की उम्र में बच्चे को उसमें लगा देगा, तो अच्छा बुनकर पैदा होगा। क्यों नहीं बुनकर की बीए होती? बिल्कुल। एमए क्यों नहीं होती? बिल्कुल। है कुम्हार का क्यों नहीं होता? हाँ, नाई का कुम्हार क्यों का नहीं क्यों? होता? तो जो कलाएं हमारी पत्थर की कलाएं थी, जी, जी। तराशने की कला थी, हम्म, या जो चित्र की थी, बनाने की, पेंटिंग्स करने की, हैं, हमारे बनाए पेंटिंग्स 40-40 लाख में भी बिक रहे हैं। बिल्कुल ढाके की मरमर हमारे यहाँ बनती थी, आज होती तो 2 लाख रुपए गज बिकती। बिल्कुल पर 100%। हमने उस कला को मार करके क्लर्क वाली पढ़ाई को विकसित किया। उसके भी एमए होते, उन सब सब्जेक्ट के भी एमए होते, हर के होते, तो वो भी एक बीए पास या एमए पास इसमें किया है, और बेशक ज़्यादा कमा रहे होते। बिल्कुल सही बात है। जो इन क्षेत्रों में जो हम मात खाए हैं, उसकी वजह से हम मरे हैं। आज 5 स्टार होटल में कुल्हड़ में चाय मिल रही है, बिल्कुल। हैं, और प्लास्टिक का हम लेकर आए कि चलो कुल्हड़ को ख़त्म करेंगे, और आज प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं, नुकसानदायक। पहले पत्तलों में खाना खाते थे और वो हाइजीनिक भी थी और कहीं कोई नुकसान भी नहीं बिल्कुल पहुंचता था। 100%। आज वो आपने बंद कर दिए। और जो पत्तल के अंदर जो जो विटामिन है वो भी आपकी बॉडी में जाते थे, क्योंकि एक ही तरह के पत्तल होने चाहिए जिसमें बनते थे वो। कल ही एक कविता है, उसने सुनाई थी, निर्मला पुतुल ने। जी जी। हम बनाते हैं पत्तलें, लाखों लोग उस पर भोजन करते हैं, पर हमें भोजन नहीं मिल पाता। ये पीड़ा है। बिल्कुल। जो आदमी, मतलब वो बाल श्रमिक को जुआ कर खेलने का हक बनता है, उसको जेब काटने का हक मिलता है, लेकिन कहीं ढाबे में नौकरी करता है तो बाल श्रमिक के तहत वो ढाबे वाला अपराधी कहा जाता है। बिल्कुल। वो अपनी माँ का पेट भरता हो या किसी का भी पेट भरता हो, काम पर तो लग रहा है ना बच्चा। एक मैंने वीडियो देखा था, तो जो ये जो जो बाल श्रमिक जो रोकने वाले लोग होते हैं, किसी कंपनी में गए, वो 12 साल या 14 साल का लड़का था, उसको पकड़ लिए कि तू क्या, कि तुझे पढ़ना चाहिए, करना है। तो उसने बोला देखो मेरी पिताजी मर गए, एक मम्मी है, 3 बहनें हैं, तुम उनका पैसा दे दो। ये वीडियो है, चल रहा था। उसने बोला उनका पैसा दे दो हर महीने का, मैं पढ़ाई करने लग जाऊँ, मुझे मतलब कौन काम करना, मेरे को बड़ा मन कर रहा है काम करने का। कह रहे हम कहाँ से पैसा देंगे बेटा तुझे। कह रहे फिर बकवास मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। और ऑब्वियसली उन्होंने उस कंपनी वाले को जुर्माना कर दिया, उस बच्चे को नौकरी से निकाल दिया। ये जो वाइट कॉलर वाले हैं ना, जी जी। इन लोगों ने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया। अब किसान का जो बेटा है बीए कर लेगा, वो मिट्टी को छूने से में नफरत पैदा जी महसूस करता है। जी। आज पंजाब की क्या स्थिति है? उनके लड़के खेती बाड़ी नहीं कर रहे, बिहार से मजदूर चाहिए उन्हें। बिल्कुल। और बिहार वाले बंद कर देंगे कुछ दिन, तो मजदूर कहाँ से आएंगे? बिहार वाले, मैं तो बिहार में अभी गया, मैं जो मैं तुम बाहर करते हो यहाँ बिहार में कर लेते तो कितना समृद्ध होता। सही बात है। एक जमाने में मिथिला जो था बहुत संपन्न जगह होती, राष्ट्र होता था। जी 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 जी। चंद्रगुप्त, ये बिल्कुल। सब लोग, सारा वहीं पे, यहाँ तक कि बहुत सारी सभ्यता का विकास हुआ बिहार में। भाई कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी देश की वहीं बनी। इंटेलिजेंसिया बिहार से आई थी, बिल्कुल आई थी। आपको नहीं लगता, जैसे जैसे मैं बताऊँ, मैं मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, मेरे पिता 10वीं फेल थे, मेरी माता जी 5वीं पास हैं, पर मेरे माता पिता को भगवत गीता के श्लोक मालूम है, रामचरितमानस पूरी रटी हुई है, उनकी कहानियां पूछिए। मेरे पिताजी मुझे नल दमयंती कथा सुनाते थे बिठा के, मेरे पिताजी मुझे राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते थे, राजा भरथरी की कथा सुनाते थे। तो मेरे अंदर तो वही चल रहा है उनका। और इतनी सारी किताबें आप देख रहे हैं, घर में भी लाइब्रेरी है मेरी, और मैं हूँ अंडर ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी। पर मेरे हमेशा दिमाग में ये आता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये ग्रूमिंग है ग्रेजुएशन वाली, वो जो ओवर ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, पीएचडी वाली जो ग्रूमिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यही लोगों को बेरोजगार ही बना देता है कि भाई ये काम छोटा है इसको मत करो, बड़े काम करो। वजह ये है कि मैं बीकॉम जी जी करनी है, वो इसलिए करनी है कि भाई ब्याह नहीं होगा तेरा। कोई पूछेगा कितना पढ़ा लिखा लड़का, तो बीकॉम तो जरूरी है। और मैं एमकॉम किया मैंने, तो फादर अड़ गए कि कार्ड में एमकॉम लिखवाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा मेरे यार दोस्त मुझे मार देंगे साले, ये कोई बड़ी चीज कर ली तेने। तो 2 कार्ड छपे, एक तो पिता का छपा एमकॉम पर और एक मेरा छपा। जी जी जी।
तो पिताजी सोचिए कितने प्राउड थे आपके ऊपर कि मतलब कि मेरा बेटा फेल हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा बेटा एमकॉम है तो मुझे इतना गर्व है उसके ऊपर। हालांकि मेरे फादर ने भी आयुर्वेद में एमए किया था बीएचयू से। जी जी, बीएचयू तो बेस्ट है आयुर्वेद हाँ, के वहाँ लिए। से पढ़ाई की थी। तो ये आयुर्वेद का हमारे 7 पीढ़ियों से आयुर्वेद का काम। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी हो रहा है या नहीं, अब कब? एक पीढ़ी कर रही है, अच्छा बाकी 2 नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मेरे एक बाबा जो थे वो लकवे का इलाज आयुर्वेद से करते थे, और हो जाता था? हफ्ते भर में। अरे क्या बात है। अब उनके पोते होते सब कर रहे हैं। सारे लिखते हैं डॉक्टर निरंजन शर्मा वैद्य, मैंने तो वैद्य निरंजन शर्मा BLLB, मैंने यार तो BLLB हटा दे या ये वैद्य हटा दे वो भी मुंह नहीं छोड़ पा रहा। असल में तो BLLB वैद्य इसलिए लिख रहा है जो खानदानी काम, खानदानी काम है। जी 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 जी। हाँ। मुझे कई बार जैसे एक इसके पहले परसों हमारा एक वीडियो गया, उसमें एक बड़े अस्पताल की सीईओ आई थी वो, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था, मैंने कहा आपका जो एलोपैथ वाले हैं वो आयुर्वेद को इतने हेय दृष्टि से क्यों देखते हैं, घृणा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? जैसे ही आपने किसी डॉक्टर को बोला कि मैं आयुर्वेदिक दवाएं लेता हूँ, दे लीजिए भाई साहब, अब तो आपकी मर्जी है, पर आप ये देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मतलब अरे भाई इतना क्या बुरा मान जाते हो तुम 1 मिनट में? नहीं, दिक्कत ये है कि कई ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जी। जिन्होंने इस पेशे को बदनाम कर दिया। अच्छा। मरीज होता नहीं है, बनाते हैं। वो एक बहुत ही पता लगा उसका 20 लाख का बीमा है तो चाहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम रकम हम इसके इलाज में ले ले सरकार से। 100%। हाँ। बीमा अगर है तो मतलब फिर तो डॉक्टर खुश हो जाता है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सवाल मेरे मन में है, आप इतने फेमस हैं, हाँ। लेकिन आपने कभी अपनी भाषा को जनता के हिसाब से नहीं किया। आप अपनी भाषा वही रखी है आपने जो आपकी नेचुरल है, जो आपका जो हरियाणवी और मारवाड़ी का जो मिक्सचर है, आपने वो कभी क्या करते हैं, जनता का बदल लेते हैं। हिंदी में भी जो बोलता हूँ अब तो 90% हिंदी में ही बोलता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इलाके में जाना है या कहीं भी जाना है, जी जी जी, पर हिंदी की लोग बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये सब एक अपराध हुआ है भारत सरकार द्वारा या नेताओं के द्वारा उस समय, कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए जी। उन्होंने नहीं सोचा होगा इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, पर उसके दुष्परिणाम अब आ रहे हैं। बिल्कुल होना ये चाहिए था पूरे मुल्क में एक दिन सारी भारतीय भाषाओं का दिवस होता, उस दिन मराठी का भी होता, उस दिन गुजराती का भी होता है, सारी भारतीय भाषाओं का एक दिवस होता, तो दूसरे भाषाओं को हिंदी दुश्मन नहीं लगती। फिर हुआ क्या कि भाषा के नाम पर राज्य बने। अगर ये नहीं होता तो भाषा के नाम पर राज्य नहीं बनते। मैं जिस दिन उल्लास में हूँ हिंदी के दिवस पर, मराठी भी उसी दिन हंसता। बिल्कुल। ये एक उस समय सोची नहीं होगी किसी ने, थोपने वाली बात, थोपने वाली उस समय नहीं सोची होगी थोपने वालों ने कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि इस देश में नेता किसी भी बात पर कहीं भी किसी को काटना हो या तोड़ना हो तो भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने जी। आज मद्रास में या चेन्नई में हिंदी में कविशन होते हैं, टिकट से होते हैं, पर कार्ड अंग्रेजी में छपता है, विज्ञापन अंग्रेजी में छपेगा जी। तो ये जो गलती हुई है ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। आज भी चाहिए कि हम सबको, साल का पहला दिन 1 अप्रैल होता है, उस दिन सारी भारतीय भाषाओं का दिवस हो। उधर आंध्रा वाले अपना बनाए, उधर अपना बनाए, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाए। जी जी जी। है, उस भाषा के कार्यक्रम हो। इस पे मेरा एक और विचार था सर, मुझे ऐसा लगा है कि हमेशा से कि जैसे जब इजराइल बना, हिब्रू भाषा मर चुकी थी, पर इजराइल जब बना तो इजराइल बनाने वालों ने जिद फान ली कि ये हिब्रू में ही बोली जाएगी। उन्होंने हिब्रू को स्कूलों में मैंडेटरी किया, क्लासों में मैंडेटरी किया और सबको हिब्रू सिखाई। अब हिब्रू नॉर्मल हो गई है। हमारे यहाँ पे संस्कृत थी, हिंदी में भी संस्कृत के शब्द हैं, मराठी में है, मलयाली में है, तमिल में है, सब में 30-30, 40-40% है। अगर इन लोगों ने, और उसके पीछे जो पहले प्रधानमंत्री कारण थे उनको बड़े चिढ़ थी इन चीजों से, अगर हिंदी पे पुश करने की बजाय अगर वो संस्कृत पे पुश करते तो सब अग्री हो जाते, क्योंकि सबकी वहां पर दबा की संस्कृत लिखी गई है। तमिल में भी है 40% संस्कृत।
तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता शायद एक भाषा बन पाती, क्योंकि सब लोग अपने नहीं, अपने एक बोलते भाषा हैं। तो नहीं बन पाती जी तब भी। जी जी जी। राजस्थान के अंदर 22 है, जोधपुर की अलग है, जी जी। बीकानेर की अलग है, मालवा की अलग है, मेवाड़ उधर चले जाओ, आपके कोटा साइड में, उधर अलग है। और आज तक वो लड़ते हैं कि राजस्थान भाषा को हमने भाषा में नहीं माना। मान लेंगे जिस दिन, तो वो कहेगा, जोधपुर वाला कहेगा मेरी वाली होनी चाहिए, बीकानेर वाला कहेगा मेरी वाली होनी चाहिए, मालवी अपनी बात करेगा, हाड़ौती अपनी बात करेगी। मैं जौनपुर से हूँ, जौनपुर वाले बोलते और हो, का हाल चाल बा, ऐसे बोलेंगे। वहीं बनारस चले जाइए आप, का हाल चाल, कहाँ गल रहा, हमारे यहाँ वो कहाँ गई रहा, कहाँ गा रहा है, वो कहाँ गल रहा बोलते हैं। अब उस वहां चले जाओ, वहीं से 100-200 किलोमीटर अंदर अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, प्रतापगढ़ चले जाओ कि ऐसा है काव करता, हाँ भाषा बदल जा रही है। हमारी शादियां होती हैं आपस में, बनारस से लड़कियां हमारे आती हैं, हमारे लड़के प्रतापगढ़ आती हैं, भाषा बदल जाती है। 100 किलोमीटर वो दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, भाषा बदल जाती है। दिक्कत क्या है कि हिंदी कभी भी जो सफल होगी, हिंदुस्तानी सफल होगी, बिल्कुल। जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द हों, और जितने भी जो जो एक खुली हिंदी बोलता है वो हिंदी सफल होगी। जो एक कलेक्टर या एक साहित्यकार बोलता है वो कभी नहीं हो सकती। अब ट्रेन लेट है, इसमें है ही तो हिंदी का है, हैं? पर एक कुली भी जानता है स्टेशन अंग्रेजी का है, जी जी जी। कुली स्टेशन ही बोलेगा ना, तो उसको हिंदी में समाहित करो। मैं कई भाषाओं का, हिंदी का सलाहकार समिति का कई मंत्रालय में, जो अनुवाद छपता है वो इतना कठिन होता है, उसे समझने के लिए मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती। इन अनुवाद को ऐसा सत्यानाश किया हिंदी का, जबरदस्ती उसकी हिंदी शब्द बना बना करके थोपे इन्होंने। और ये बताने के लिए कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। मैं कितना बुद्धिमान हूं वो ज्यादा पता चलना चाहिए, मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूं। तो इस भाषा को, विवाद को तो अब इतना बढ़ चुका है कि हम इसे कम किस तरह से करें, ये सोचने की चीज है। और सबसे बड़ी भाषा वो तरक्की करती है जो पेट भरती है। बिल्कुल। जब भाषा मेरा पेट नहीं भरेगी, हिंदी की लिपि को संकट पैदा हो रहा है, उर्दू की लिपि को तो बहुत संकट पैदा हो रहा है। जी 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 जी। उर्दू हिंदी गालिब हिंदी में ज़्यादा पढ़ा जाता है, उर्दू में नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बच्चे उर्दू से अलग होते जा रहे हैं उसकी लिपि से। मुझे तो ये भाषा विवाद में मुझे ये समझ में नहीं आता कभी भी कि जैसे चाइना था, चाइना में वन चाइना बहुत पहले से बना हुआ है, तो चाइना में क्या हो, मैंड्रीन ही भाषा सबसे ऊपर चली गई। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कभी। जैसे मैं आज भी, मैं चेन्नई में एक समय, मैं 15 साल पहले भी गया हूँ, अभी भी गया हूँ, पिछले साल भी गया हूँ। 15 साल पहले चेन्नई में लोग हिंदी में उनसे पूछो कुछ तो उनको कुछ नहीं पता होता था। अब वो जानते, हिंदी समझ लेते हैं, अब समझ लेते अब समझ लेते हैं, बोलते नहीं। पर मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई मैं नहीं चाहता तमिल भाषा मरे, मैं नहीं चाहता हूँ मराठी मरे, मैं चाहता हूँ वो भाषाएं अपनी जगह पे रहे। भाई मुझे उस भाषा से कोई विवाद नहीं मेरा उससे, मैं चाहता हूँ जिए अपनी, ऐसे ही बोलो आप लोग आपस में। पर ये है कि उस भाषा को आपको एमए तक लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हिंदी को एमए तक पढ़ना पड़ेगा। मेरे कई दोस्त हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं जो संस्कृत में बात करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि वो सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जी 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 लोग थे, नहीं पढ़ा तो वो संस्कृत में बात करते हैं। जी जी। तो भाषा को हमने खुद ही नाश किया है। शेक्सपियर का नाम जानते हैं लेकिन कालिदास का नहीं जानते लोग। जबकि अगर आप साहित्य कंपैरिजन करेंगे तो शेक्सपियर कहीं टिकते ही, ठहरते नहीं। वो ठहरे चाहे नहीं ठहरे, तो हम ये कंपैरिजन ही क्यों करें? बिल्कुल कंपैरिजन सर हम नहीं करते, गोरे करते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। ये क्या करते हैं, गोरे बोलेंगे चाणक्य पूर्व का मैकियावेली। अरे 4 पन्ने किताब मैकियावेली ने लिखी, महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र कम से कम 1500 पन्नों को बहुत इन डेप्थ जाते हैं। वो राजा क्या करे, राज्य क्या करे, ये कैसे हो, वो कैसे हो। मतलब अब हमारे यहाँ जो वो थे, और ये वही वाली बात हो गई कि बाप को देखे और बोले तुम अपने बेटे की तरह दिखते हो। मैकियावेली अभी आए, चाणक्य 2200-2300 साल पहले आए हैं। आप मतलब किस तरह से बोल देते हो। वो समुद्रगुप्त थे हमारे, भारत के नेपोलियन। अरे भाई भारत के नेपोलियन है, ये तो हद हो गई तुमने कर दी यार। नेपोलियन का जो राज्य जीता उसने, उसकी कोई समुद्रगुप्त के राज्य उसका 10 गुना ज्यादा था। समुद्रगुप्त उससे पहले आए थे। ये बोलने के बजाय कि नेपोलियन समुद्रगुप्त है वेस्ट का, वो तो अपने भाई ये भारत का नेपोलियन है, ये भारत के मैकियावेली है। समस्या ये है कि हमें भी ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है। कितने लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। उनको शर्म भी नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं।
ना उनका राज्य उतना बड़ा, ना उनकी औकात की कंपैरिजन पर हमें इस तरह पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते रहते हैं, ना कोई सवाल खड़ा करते हैं, ना कोई पूछते हैं क्यों बोल रहे हो ऐसी बातों को आप। मेरा एक सवाल है सर कि आपने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ भी उनके सामने कविताएं सुनाई और जेन्युइनली आप उनके फेवरेट, एक होता है लोग एक्टिंग करते हैं कि भाई ये मेरा फेवरेट है, एक होता है आप जेन्युइनली उनके फेवरेट थे, पर आप पॉलिटिक्स में कभी क्यों नहीं घुसे? कि मतलब कई कवि हैं जिन्होंने मतलब प्रधानमंत्री तक बन गए हमारे एक कवि, आपने उन्होंने आपको टिकट भी ऑफर किया कि लड़ जाइए और आप जीत भी जाते हैं आराम से। मुझे लगता है कि मैं अपने फील्ड का बादशाह हूं तो किसी का चपरासी क्यों बनूं। क्या बात है। उस लेवल पर तो पहुंचूंगा नहीं ना जिस राजनीति में जाऊं। जितने भी कलाकार हैं उनकी क्या औकात रही। सिवाय एक के, वाजपेयी जी पीएम बन गए थे। वाजपेयी जी मंच पर इतना नहीं जमते थे। ये भी बात सही है। क्योंकि और जो उनके साथ थे, जी 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 वाजपेयी की भाषा बहुत वो थी, जी। लेकिन राजनीति में भी साथ साथ थे। हाँ हाँ। तो इधर उन्हें सबसे बड़ी वाजपेयी की जो कला थी उनकी भाषण देने के सम्मोहित करना। जी 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 जी। जो सम्मोहित कर पाया वो बन पाया। सीधी बात है। मेरा वाजपेयी जी से बहुत रहा, काफ़ी अच्छा रहा। राजीव गांधी से काफ़ी अच्छा रहा। इंदिरा गांधी को भी मैंने सुनाई कविताएं। अच्छा। और चौधरी चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन शाम को उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था। क्या बात है। घर पर ये नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता आज की तारीख में किसी सेठ के काम के लिए किसी के पास गया हूँ कि साहब ये मेरे साथ कई पत्रकार हैं जो मेरे यहाँ स्कूटर पर आते थे, आज 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, पर वो काम आता नहीं कभी, क्योंकि एक ही नियत है, सोने की रोटी खा नहीं सकता, सोने की थाली में खाना नहीं। सही बात है। तो इसलिए मस्त रहता हूँ, इस उम्र में भी गाड़ी चलाता हूँ ताकि माइंड सेल्स मजबूत रहे। बिल्कुल। कोई ऐसा जो राजनीतिक व्यक्ति, बिना नाम लिए, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति या ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व जो पीआर में तो बड़े अच्छे हैं पर व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल बकवास है? अभी मत बोलिएगा सबके सब ऐसे। नहीं, ये सबके सब बात नहीं होती। जी जी। उसमें ये होता है बेस्ट अमंग द बेस्ट कौन है। मुझे कॉफी नहीं पीनी चाहिए था आपकी बात सुनने से पहले। सबने काम किए हैं। जी जी। किसी ने किस लेवल पर किया है। वाजपेयी जी के समय में जो रोड का काम किया था खंडूरी साहब ने, जो आज नितिन गडकरी कर रहे हैं, NHAI जो बनाया। जी जी। बस वाजपेयी की एक योजना बहुत बड़ी थी, अगर वो सफल हो जाती, नदी को जोड़ने की। जी जी जी। उनकी जो योजना जी, थी। जी, संजय गांधी ने बहुत काम किए। जी जी। उसको मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ। अगर उसकी नीति पर, परिवार नियोजन पर चले होते तो हम 85 करोड़ होते, तो आज मुल्क में कोई समस्या नहीं होती। संजय गांधी ने 125 आदमियों का खाना बारात में हो सकता है, 21 आइटम से ज़्यादा खाने की नहीं हो सकती। 2 किलोवाट बिजली से ज़्यादा की आप बिजली नहीं बर्बाद कर सकते। पर बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इससे। हाँ, बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इससे, कहेंगे भाई हम क्यों अग्री नहीं करेंगे तो ठीक है। हाँ। पर ये तो नहीं होना चाहिए किसी को रोटी देखने को नसीब नहीं हो और आपके पास फेंकने के लिए हो। ये अंबानी ने 6,000 करोड़ रुपये खर्च करते, जी जी जी। तो ये क्या समाज को इससे शिक्षा मिलेगी। उसने ये भी कर दिया था संजय गांधी ने, आप कोई भी फ्लैट रहने के लिए खरीद सकते, व्यापार के लिए नहीं खरीद सकते। 500 गज से आपकी बड़ी कोठी नहीं हो सकती शहर के अंदर। तो ये एक रिवॉल्यूशन था ना। वो तो अभी फॉलो होता है। 250 500 गज वाला तो अभी भी नोएडा अथॉरिटी में 450 स्क्वायर यार्ड से बड़ा प्लॉट नहीं खरीद सकते आप। खरीद सकते, व्यापार तो कर सकते हो ना। व्यापार बैन करो ना। 250 रुपए का डिफेंस कॉलोनी का रेट था। अरे बाप रे। फिर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, फिर परिवार नियोजन का काम था, फिर प्राइस हर एक चीज पर लिखी जाएगी, पहले नहीं लिखी जाती थी। अच्छा जी। जो मर्जी आए वसूल कर लेते थे। तो हर प्रोडक्ट पर दाम लिखा होना जरूरी होगा। तो एक रिवॉल्यूशन 5 सूत्री जो उसके कार्य वो उसके थे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत ढंग से हुआ, इसलिए वो बदनाम हुआ। फिर राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन में जो एक रिवॉल्यूशन लेकर के आए, वो एक बहुत बड़ा काम था, जिसकी वजह से आज विदेशों में हम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। जी जी जी। फिर नरसिम्हा राव जी ने उन 5 सालों में उसको इम्प्लीमेंट किया। 20-20 साल के फ़ोन वेटिंग लिस्ट पर पड़े हुए थे, हैं, वो उसकी वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दी। आज कोई किसी के घर में मुझे लगता ही नहीं लैंडलाइन होगी। जी 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 जी। लैंडलाइन भी
होती थी 5-5 घंटे बैठे रहते थे लाइटनिंग कॉल लगा करके। टेलीफोन लग जाए तो पार्टी होती थी। ट्रंक कॉल बोलते थे। ट्रंक कॉल। फिर एसटीडी का शुरू हुआ जी, जी। राजीव गांधी के टाइम में। फिर वो एसटीडी बूथ भी खत्म हो गए जब मोबाइल आ गए आपके। जी, 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 जी। तो रिवॉल्यूशन हर एक ने किया कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। हम्म, 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 अब मोदी जी के टाइम में भाई पूरे मुल्क में एक पहचान बनी हमारी मुल्क की। अब हर जगह हम लोग जाने पहचाने जाते हैं। जी, जी। ये जाने जाते जी, हैं। जी, फिर नितिन गडकरी ने जो रोड्स का काम किया वो अद्भुत किया। बिल्कुल। अमेरिका की सड़कें और भारत की सड़कें मिला लो, कोई फर्क आपको नहीं जी, जी, दिखाई दी। जी, जी, जी। फिर मारुति का संजय गांधी ने किया जो और ऑटोमोबाइल। संजय गांधी के ऊपर उस मारुति वाले में बड़े आरोप भी लगे थे उसमें। मुझे एक किताब पढ़ रहा था उनकी, क्या नाम था उनका, वो जो आउटलुक के जो एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आरोप लगे तो वो सिद्ध थोड़ी, आरोप तो किसी पर भी लगा दो। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। सिद्ध कहाँ हुआ? आज रिवॉल्यूशन लाने वाला ऑटोमोबाइल में मारुति गाड़ी है। जी, जी। जैसे लोगों के पास गाड़ियां आ गई हाँ। थी उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। फिएट के ऊपर ब्लैक थी, वेस्पा स्कूटर के ऊपर ब्लैक थी। ब्लैक मतलब क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब 50,000 की गाड़ी है हाँ, हाँ। तो 25-30,000 ऊपर से दो तो जाकर आपको गाड़ी मिलेगी। अच्छा, ये भी था। एम्बेसडर पर भी ब्लैक थी। पर ये तो उनकी मम्मी की सरकार थी, क्यों? मतलब उनकी मम्मी ये हटा सकती थी ये? मतलब किसकी? संजय गांधी की माता जी की जो सरकार थी ये वाली, जो ब्लैक वाला कैसे हो रहा था वो? ब्लैक तो भाई डिमांड ज्यादा थी, हाँ, प्रोडक्शन था नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। तो ब्लैक हो गई चीज की। और विदेशों से अलाउ नहीं करते थे आना? विदेशों से अलाउ नहीं किया था हाँ, 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 हाँ। क्योंकि फंडिंग जो कांग्रेस को मिलती थी नेहरू जी के टाइम में, या तो बिरला जी देते थे हैं, और या फिर बजाज देते थे, जमनालाल लाल बजाज और जी, ये जी, जी, घनश्याम दास जी बिरला। जी, जी, जी। तो नेहरू जी ने चाहा ही नहीं कि अब एम्बेसडर फिएट के अलावा कोई दूसरी गाड़ी आए। चलो, थैंक गॉड अब कभी आप सच भी बोलते हैं। सच बोलूं चाहे नहीं बोलूं, झूठ नहीं बोलूं। क्या बात है। मैं अगर सही सच बोलने में मुझे दिक्कत हो तो चुप रह जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इधर भी जब योगी जी के सामने आपने कविता सुनाई थी, अभी देख रहा था मैं, हाँ। जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आदमी जो हंसता नहीं था उसे हंसा दिया मैंने। मैं आश्चर्यचकित था भाई कि मतलब योगी जी ऐसे हंस रहे, छोटे बच्चा हंस रहा हो और लगातार हंस रहे हैं। मैंने कहा भैया ये कैसे हुआ? अब कोई कह दे योगी का समर्थन है, कोई कहे आप कांग्रेस के। राहुल गांधी को खूब सुनाई मैंने, मरने से 3 दिन पहले। हाँ। जनक राज गुप्ता के यहाँ पार्टी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। राजीव गांधी जी। हाँ। हाँ। ये एचकेएल भगत को लेकर के जी, 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 ड्राइव करके आए थे। जी, जी, जी। और 3 दिन बाद खबर आई कि वो नहीं रहे। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ नहीं किया। सही बात। हर एक आदमी ने योग, लाल बहादुर शास्त्री का कम योगदान नहीं। बिल्कुल है। हाँ, हाँ, नेहरू जी का तो ध्यान ही नहीं था हथियार बनाने में, तो चाइना से हारे। जब चाइना से हारे फिर नेहरू जी ने सारा दिमाग जो है हथियार पर दिया। तो जब युद्ध लड़ा लाल बहादुर शास्त्री ने, तो हाँ, इंडिया के नेट ने सेवर जेट की ऐसी तैसी फेरी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और लाहौर तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था कि जो विचार थे नेहरू और मोहनदास गांधी जी के, वो बहुत अच्छे थे। उनका ये था कि विश्व शांति अगर हम चाहते, खुद चाहते हैं विश्व शांति हो जाए, तो हम हथियार क्यों खरीदेंगे? वो उस पे चलना main चाहते पर- थे। और हाँ, हिंदू चीनी हाँ, भाई भाई उन्हें ऐसा किससे लड़ना है? हाँ, क्यों हाँ, क्यों हथियार पर हाँ, खर्च किया? हाँ, लेकिन जब उसमें धोखा खाया उन्होंने, हाँ। तब जा करके। पर बुद्धिमान राजनीतिज्ञ तो वही होता है ना जो पहले देख ले। नहीं। भाई धोखा खाने वाले राजनीतिक कहाँ बुद्धिमान हुए? ये उस समय मुल्क आजाद हुआ। चाणक्य कोई पढ़ लेते? हाँ, चाणक्य को पढ़ लेते तो चाणक्य ने क्या किया था मालूम है? वो हाँ, है जो जितने भी भाई थे चंद्रगुप्त के, जी, जी, हैं, हाँ, चाणक्य ने जो नीति अपनाई, कोई भाई को तो सांप ने काट लिया, हाँ, हाँ, किसी के ऊपर पत्थर गिर गया ऊपर से, सबका मर्डर किया और एक भी साबित नहीं होने दिया कि मर्डर किया गया। जी, 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 तो राजनीति में अपने इस तरह का करना भी मैं ठीक नहीं मानता। जी। कूटनीति होनी चाहिए, कुटिलनीति थी। इसीलिए उनको कौटिल्य कहते थे। पर मेरा सिर्फ इतना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ आपको। आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस बात से भी एग्री नहीं करता हूँ। राजनीतिज्ञ जो होना चाहिए वो एक ऐसा रूथलेस व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति कठिन निर्णय लेगा। कवि मन जो है कठिन निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचता है। कवि मन जो है वो आसान नहीं हो पाता। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब को दुनिया लाख गाली देती है, पर मेरा ये कहना, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ जो उसकी हरकतें थी वो निकाल दूं मैं, तो बहुत बढ़िया राजा था वो। उसमें बहुत वो ज्यादा आज बुराइयां अपना नहीं लो ना, वो टोपी सी करके अपने हाँ। खाने का खर्चा चलाता था। उस पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वो उस पर भी सवाल हाँ, हो उस पर सकता है सवाल उसने खड़े। बाप को इसलिए जेल में डाला हो कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल पर सरकारी पैसे का मुझे खर्च लगता है उसने अपने बाप को जेल में पता है क्यों डाला था? वो टोपी इतनी गंदी बनाता था, उसके बाप ने बोला मैं नहीं खरीद रहा तेरी टोपी। किया।
किसी भी तरह की, जी जी हर व्यक्ति में, हर बुरे व्यक्ति में अच्छा ही तो ढूंढ ही बिल्कुल। सकते हो नहीं, ना। वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा, औरंगजेब जो था, ऐसा ही आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो ब्रूटल हो, जो निर्णय लेने तुरंत ले निर्णय, जो खुद घुस जाए कि मैं आ रहा हूँ युद्ध करने के लिए। वो निर्णय ले, पर किसी सबके लिए एक जैसा निर्णय। बिल्कुल, उसकी मैंने कहा ना, उसकी प्रॉब्लम यही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये निर्णय का एक, टर्की जब आज़ाद हुआ जी जी तो उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया कि मैं चाहता हूँ टर्किश लैंग्वेज इस मुल्क में लागू हो जाए, कितने साल लगेंगे? तो 2 दिन का टाइम दिया उसने। तो लास्ट डिसीजन ये आया कि 15 साल में टर्किश लैंग्वेज पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो उसने कहा 15 साल आज खत्म हो गए, कल लागू कर दो। ये होते हैं डिसीजन। जी 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 जैसे संजय गांधी गया जयपुर में, कईयों ने अलग अलग रंग कर रखे थे, तो क्या पिंक सिटी है, कोई किसी रंग का, कोई 15 दिन बाद दोबारा आ रहा हूँ, मुझे पूरा शहर पिंक सिटी चाहिए। राजा वो होता है जो 140 करोड़ लोगों से काम कराए, बिल्कुल ना कि 140 करोड़ लोगों का काम करे। बिल्कुल वो विल पावर वाला चाहिए हमें, ये करना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, जी 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 आपको जी 2 रुपए किलो का गेहूं दे देंगे, 3 रुपए किलो का वो दे और देंगे, वो भी लो क्वालिटी का, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं किसी भी क्वालिटी का देंगे। तो प्रजा को नपुंसक बनाने की, 140 करोड़ के हाथ 280 करोड़ हो जाते हैं, हाथ जिस मुल्क के पास हो, उससे बड़ी ताकत कोई हो सकती है क्या किसी की? मुझे एक बात बताइए कि आपने जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं को कई लोग कहते हैं एक नया जमाना आया है, उसे कहते हैं वोक लोग। वो कहते हैं आप तो सेक्सिस्ट हैं, आप तो केवल महिलाओं के ऊपर ऐसी कविता लिखते रहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको, मैं महिलाओं पर हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। जी, अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है एक कविता से बताइएगा, छोटी हाँ? सी कोई एक एग्जांपल जैसे देखिए। एक एग्जाम्पल है, जी जी मैंने पत्नी से कहा, यू काठ कबाड़ खरीदने वालों आयो है, एने के जवाब दूं या बतलाओ? घराड़ी बोली, जवाब देने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही चले जाओ। मैं अंत में जो होती है उसमें महिला को अपग्रेड करता हूँ, जी 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 उसको डाउन नहीं करता। इसलिए सारी महिलाएं मेरी फैन है, बिल्कुल है। क्योंकि मैं उनका मखौल, किसी कोई ऐसी भाषा उनके प्रति इस्तेमाल नहीं करता जो उनको चुभे। जैसे मैंने एक लिखी, मैंने पत्नी के गुण गाए, पत्नी जी मेरे इरादों बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है, घरवाली बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ? तो मैं उसको डिग्रेड करता ही नहीं हूँ, उसका अपर, जैसे तो मैंने शरद चंद्र को पढ़ा है। जी जी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, जी 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 उससे बड़ा राइटर मैं किसी को नहीं मानता, जी, किसी जी। महिला पात्र कोई भी हो, चाहे वो वैश्य हो, जो उसको ग्रेस देता है वो, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आज तक कोई भी उस तरह का नहीं दे पाया। जी 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 उसका एक एक उपन्यास कम से कम 10 बार, और वो अपने पात्रों के साथ आपको हंसाता भी, रुलाता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मानसिक मन स्थिति को समझना है, मन में क्या चल सकता है किसी के, तो मुंशी प्रेमचंद मन स्थिति को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आपको लगे आप ही सोच रहे हो। उनकी एक कथा थी मंत्र, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था उनको, उनकी कथा थी मंत्र, मैंने वो पढ़ा, कम से कम होगी 7-8 पन्नों की कथा है उनकी। मैंने यार बोला ये व्यक्ति क्या कहानियां लिखता है। फिर मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ डाली, मैंने बोला मुझे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ा फिर मैंने उठा के 9 से। नहीं, जैसे महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र, जी 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 जो व्याख्या करती है, रुला देती है। कभी महावीर त्यागी की किताब पढ़ना, अच्छा, जो देहरादून में थे, वो डेमोक्रेसी क्या होती है, वो नेहरू सरकार में डिप्टी मिनिस्टर भी थे। अच्छा, और आज़ादी से पहले की उसने कुछ गांधी के साथ के संस्मरण, उसके संस्मरण, तो एक जगह वो लिखता है कि मैं आज़ादी से पहले कुछ अधिकार मिल गए थे, प्रांतीय असेंबलियाँ जी कुछ जी करके, जी जी कि कुछ काम लोगों के करवा देते थे। तो उसमें उसने कहा कि मैं जिसका काम करवाता था उससे कह देता था भाई एक थाली खीर की खिला दियो। तो बोले कई हजार थालियों के मेरे पास निमंत्रण थे,
हुआ ये कि मैं 3 साल जेल में गया, छूट कर आया तो घर की चिक के बाहर कोई खड़ा हुआ था। मैंने कौन, नाम भूल गया, अब्दुल होगा, मुसलमान था कोई। अभी अंदर कैसे दुखी है, क्या करें साहब, वो आपने कुछ हमें ज़मीन दिलवा दी थी, उस पर हमने धान की फसल बोई और बरसात हो गई तो अच्छा धान पैदा हुआ, और फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो हमारी फसल बड़े दाम पर बिकी, तो घर में भैंस लेकर आए, दूध आया, उसकी खीर बनाई, खीर बनाने को ही थे, खाया, खाने से पहले याद आएगा तुझे खीर खिलाने का वादा किया था 1 थाली, वो खीर हमसे खाई नहीं गई। तो एक बार घर आकर के खीर खा ले ताकि हमारे घर की खीर खुल जाए। क्या बात है। ये भी थी। उसने लिखा कि अंग्रेजों ने कानून पास कर दिया जी। कि जो भी आंदोलनकारी को अपने घर में मकान किराए पर देगा उसकी नौकरी जाएगी सरकार की। तो महावीर त्यागी जिस किराए पर रहते थे वो कचहरी में नौकरी करता था, तो उसकी पत्नी ने जेल में उनको पत्र भेजा कि भाई इसकी नौकरी जाएगी, क्या करूं, घर में 8 रुपए हैं, 7.5 रुपये इसके किराए के देने। तो उन्होंने लिखा 7.5 उसको दे दे और उसके पैरों में चाबी रख दे भाई, हम कहीं और जाएंगे, और बेटी उमा है उसको गोदी में लेकर रेल की पटरी पर चल पड़ना। काफ़ी दूर चलोगी तो देहरादून आ जाएगा जी। देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर बंद कर दिए, तो चटाई खरीद कर पटरी पर बैठकर कांग्रेस का दफ्तर चलाना। क्या बात है। तो और मैं जानता हूँ तेरी बच्चियाँ तो भूखी नहीं मरेंगे, मैंने लोगों का इतना काम किया। जी 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 जी। तो उसकी पत्नी जवाब देती, जब मैं पटरी पर चली तो पूरा गांव मेरे साथ था, और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पूरा देहरादून शहर पटरी पर बैठा था, और 3 दिन बाद अंग्रेजों को आदेश वापस लेना पड़ा। तो वो भी लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी से पहले भी मरे और आज़ादी के बाद में भी मर रहे। दिक्कत ये, समस्या ये भी है ना सर कि लोग दरअसल क्या कर रहे हैं कि उन्हें वो साहित्य कहाँ क्या पढ़ ही नहीं किया रहे, है, पर पढ़ भी नहीं रहे ना, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है लोगों ने, उनको पढ़ो तो सही यार, कैसे मुल्क आज़ाद हुआ है, कैसे भगत सिंह जैसे लोग इतनी कम उम्र में फांसी पर चढ़े हैं, कुछ ऐसे थोड़ी मुल्क आज़ाद। आज की सरकार देख के तो मुझे उनका वो शेर याद आता है राम प्रसाद बिस्मिल का कि करता नहीं कोई दूसरी बात, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। कोई साहब चुप रहते हैं कि आप जो बोले वही। एक आपके ऊपर और है कि आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि आप करंट सरकार के प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, पर इतनी आलोचना आपने अपोजिशन पार्टी के प्रधानमंत्रियों की नहीं करी थी। की है मैंने, इंदिरा गांधी की। अच्छा, क्या हुआ था उससे, मतलब कौन से कवि सम्मेलन में हुआ था, या उनके सामने करी थी या कहीं और करी थी? नहीं, जब इमरजेंसी के टाइम में लिखी थी। अच्छा, क्या था, अगर याद हो तो सुनाइए, 1 लाइन 2 लाइन। भाई जो जिस तरह की पत्रकारिता उस समय भी ऐसी हो गई थी। इंदिरा गांधी के आज दिन में 3 छींक आई, सभी पेपर में वो छींक की फोटो खबरों के साथ में आई। या छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे हो, पाकिस्तान से आई है तो भट्टो बैठे हो, ऐ छींक को बहुत बड़ा असर पड़ गयो, वाजपेयी को बुखार ठीक हो गए। और मैं यह सोची ऐ देश में के होवे है, एक छींक अंतर्राष्ट्रीय समस्या होवे है और एक भूख से मरा आदमी ने कोई नहीं रोवे। क्या बात, क्या बात। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब ऐसा देश जो जिसको जेन्युइनली, अच्छा, जो एक चीज पे हर भारतीय अग्री करेगा कि सोने की चिड़िया तो था भारत, इस पे सब अग्री करेंगे, भाई बहुत पैसे थे भारतीयों के पास, उस देश में आज गरीबी खत्म किए हुए भी नहीं खत्म हो पा रही है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे देश में जहाँ पे मतलब बड़ा नॉर्मल था। हाँ, तो वो सोने की चिड़िया भी जो बादशाह थे, जी जी, हैं, उन्हीं के पास थी ना, उसी वेल्थ को किनाना। ये भी सही कह रहे हैं। कई मुसलमान बोलते हैं कि हम तो राज करते थे। मैंने एक व्यक्ति था, यही कह रहा था कि हम मुसलमानों ने इस देश पे राज किया। मैंने बोला देखिए भाई साहब, 2 जून की रोटी जो है वो उर्दू मुहावरा है, हिंदी नहीं है वो। तो किसी उर्दू वाले ने लिखा 2 जून की रोटी का सवाल है भाई साहब। भाई तब भी उन अपनी अय्याशी पर खर्च करते थे सब लोग। जी 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 जी, जितने भी महाराणा बने जी जी, उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया?
कोई ऐसा काम किया हो तो वो तो बताओ ना हमें। नहीं, कुछ तो काम करवाए ही हैं, जैसे वो बहुत सारे बांध बने हैं अलग अलग जगहों पे, कुएं खुदवाए गए हैं, वो सब काम तो नहीं किए वो हैं सब किए हैं। हाँ, काम तो बेसिकली अंग्रेजों ने किए, रेल बनाई हाँ, है, हाँ, कुछ तो सिस्टम उन्होंने बनाई था, हाँ। रेल पोस्टल सिस्टम ये पर वो सिस्टम। सब तो अपने फायदे के लिए कर रहे थे वो नहीं लोग। उसमें ओशो ने एक ही कहा जी जी। कि अंग्रेजों ने एक ही गलती की कि उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ जिन लोगों ने उठाई वो सब वो लोग थे जो लंदन में पढ़े, बिल्कुल। उन्होंने इसका आवाज़ उठाई कि हम। पर एक छोटा सा अंतर मैं बताता हूँ आपको, जो लंदन में नहीं पढ़े थे उन्होंने बंदूकें उठाई, हाँ। जो लंदन में पढ़े थे उन्होंने एक और तरीका ढूंढा, लेकिन जो लंदन में नहीं पढ़े थे उन्होंने बंदूकें, उन्होंने कहा बंदूक से आजादी मिल जाएगी, ये भी अंतर पर है। वो अंतर ये है ना, इन्होंने तो ये सोचा ना, कोई मुल्क इतने सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, कितना खून खराब हुआ, कुछ भी नहीं देखा जाए तो। नहीं नहीं, खून खराबा हिंदू मुस्लिम हुआ है बहुत तगड़ा। वो बाद में हुआ जी जी। जब इन्होंने अंग्रेजों ने बदनीयती से इसके हिंदुस्तान पाकिस्तान करके गए थे। पर मैं सर आपसे एग्री नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को ब्लेम करना बेवकूफी है। मार तो हम एक दूसरे को रहे थे ना, अंग्रेज कहाँ बोल रहे तुम मार दे एक दूसरे को, हम मार रहे थे एक दूसरे को तो अपने हो व्यक्तिगत सकता है कारणों बीज से मार उन्होंने रहे ही थे। डाले हो कहीं। ठीक है, पर मार कौन रहा था? भारत और पाकिस्तान अब का। आप बताइए, जब ये था सर जो हो रहा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ट्रिगर पे उंगली डायर की नहीं थी, ट्रिगर पे उंगली गोरखों की थी, भारतीयों की उंगली थी। तो हम अपना दोष भी तो देना पड़ेगा कि हम भी दोषी हैं। हाँ भाई सीधी बात है, कोई कहता है कमजोरी ने, गुलामी ने हम कमजोर बनाया, लेकिन हम कमजोर थे इसलिए गुलाम हुए। बिल्कुल। 25,000 से अंग्रेज कभी ज्यादा नहीं रहे मुल्क में। 1.25 लाख जब घुसे 25,000 थे मैक्सिमम, हैं 25,000 बाबर लेकर आया था। जी 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 जी। उससे ज्यादा तो नहीं लेकर आए ना, पर हमारे आपस में राजा महाराजे लड़ते रहे एक दूसरे से। बाबर के पास कुछ आंकड़े 5,000 बताते हैं कि 5,000 सेना लेके आया था वो खाली, क्योंकि वहां का वो ताशकंद का वो खोटा सिक्का था, उसको मार के भगा दिया गया था वहां से। तो वहां से वो केवल इतने लोग लेके, ताशकंद नहीं, क्या नाम, 5,000 क्या 25,000 भी लेकर जी जी जी। हाँ, लेकिन हम एक कहाँ थे? बिल्कुल नहीं थे। एक राजा दूसरे राजा पर उसकी पत्नी पसंद आ गई, उसकी लड़की पसंद आ गई, इसमें लड़ते रहे। सही बात है। और दूसरी समस्या ये भी थी, अच्छा अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते, जो लोग रील देखते हैं, उनको लगता है कि वही सही है, क्योंकि रील में दिखाया गया है कि XYG राजा थे, वो इस जाति के थे, वो इतने महान थे। अब किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो महान भी थे और साथ में ये कमियां भी थी उनके अंदर, तो दोनों समझ में आएगा। क्योंकि एक रील बना रहा है आदमी, तो वो क्या करते हैं कि वो रील चलती रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि रील का एक एल्गोरिदम होता है, जो लोग रील्स, मैं भी रील देखता हूँ, तो मैंने कई बार देखा है, अगर आप हिंदू मुसलमान देख रहे हो तो हिंदू मुसलमान आने लग जाएगा आपके पास, अगर आप जातिगत देख रहे हो जातिगत आने लग जाएगा। मेरी तो सलाह सभी यंगस्टर से ये है कि आप एल्गोरिदम के भरोसे मत रहिए, आप एल्गोरिदम बेवकूफ बनाइए उसको। अगर आपको आपको मुसलमानों पे गुस्सा आ रहा है तो आप सर्च करिए मुसलमान द्वारा किए गए अच्छे काम, उस पे जाइए। अगर आपको हिंदुओं में गुस्सा आ रहा है तो हिंदू द्वारा किए गए अच्छे काम जो अभी देश में हो रहे हैं वो देखिए। आप एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाइए, आप एल्गोरिदम के गुलाम मत बनिए, क्योंकि वो तो आपको भड़का रहा है। वो तो कह रहा है कि अगर आपने 4 देख ली जाति वाले, बोलेगा और देखो जाति वाले, देखो कितना बुरा हाल है जातियों का। तो मेरे हिसाब से जनता को एल्गोरिदम का गुलाम बनने के बजाय एल्गोरिदम को अपना गुलाम बनाना चाहिए, उल्टा करके जो वो दिखा रहा है उसको उल्टा करिए। देखा, हम तो क्या है, तत्कालिक जो मिल रहा है ना, जी जी, उसके ज्यादा हम खोज नहीं करते। जी 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 जी। पहले हम छोटी जाति को घृणा नहीं करते थे। मुझे याद है 50 साल पहले मैं एक शादी में गया था, पिताजी थे, ताऊ जी थे, किसी की शादी में गए थे, हमारे परिवार में थी। तो गांव के हरिजन की लड़की वहां ब्याही गई थी, तो मेरे ताऊ और चाचा उसके यहाँ रुपया नारियल देने गए थे, भाई हमारे गांव का जवाई है। जी जी जी। उसको इनवाइट करने गए थे, भाई तुझे बाना है ब्याह में। मैं अपने, हमारे रथ था गांव में, तो संपन्नता की निशानी एक ही होता था, रथ है 4 पहिए का, तो उसका चलाने वाला लादू राम जी। तो मेरे बाबा लादू राम इधर आ, तो मैंने भी एक दिन कह दिया उसे, लादू राम इधर आइयो। तो बाबा ने मेरा तमाचा मारा, तेरा ताऊ है, तेरे बाप से बड़ी उम्र का, आगे से ताऊ कह करके बोले। तो मेरी माँ भी जो को है, तो जो हमारे यहाँ महिला उठाती थी, वो ए भाऊ इस घर में आई है, तेरा घूंघट ऊपर कैसे है, उसको डांटने का हक बनता था। जी 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 जी। वो हमें छूते नहीं थे, लेकिन
उनके यहाँ ब्याह है तो बाबा ने भाई उसके छोरी की ब्याह है, उसके 2 बोरी गेहूँ भिजवा दियो, 1 कनस्तर घी का भिजवा दियो, ये दाल भिजवा दियो, और औरतों से कह दिए घर में जो अ, धोती पड़ी हो या वो बिल्कुल पड़ी हो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ये इंतजाम करके भेज देना बस। हम्म। तो पहले यही तो कहते थे नाई रिश्ता तय करता था, बिल्कुल क्योंकि वो नाई दूसरे गांव के नाई से पूछता था भाई इसकी क्या रेपुटेशन है, बिल्कुल। क्योंकि नाई के यहाँ आदमी सारी बातें करता था, तो उसको पता रहता था किसका खानदान कैसा है, किसका कैसा है। वो बताता था भाई बहुत बढ़िया घर है, ये बढ़िया। आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि मेरे नाना ने अपनी बेटी मेरे बाप से क्यों ब्याई, जबकि मेरे नाना का दिल्ली में कपड़े का व्यापार था अच्छा। और मेरे गांव की आबादी 2000 भी नहीं थी। बोले भाई पढ़ा लिखा है, आयुर्वेद किया उसने एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और 100 एकड़ जगह है उनके पास, इससे बढ़िया घर नहीं मिलने वाला। और पहले आज की तारीख में तुम कह दो गांव में लड़की नहीं करती, मैं जी 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 जी। माँ की हिम्मत तक नहीं हुई। और माँ ने आकर के यहाँ पर चक्की भी पीसी, रोज सुबह का आटा बनना था तो रोज चक्की पीसना, छाले पड़ जाते थे। पर मजाल क्या कुछ कह जाए, आज की तारीख में जरा सा हो जाए तो टॉलरेंस है ही नहीं किसी में। इस मामले में मैं बताता हूँ, मैं मेरे दादाजी जो थे, दादाजी के पिताजी वो भी ज़मींदार थे, तो उनके बारे में बहुत फेमस है कि वो रोज़ शाम को निकल पड़ते थे कि किसके घर से धुआं नहीं निकल, मिट्टी घर होते थे तो धुआं देखने निकलते थे कि धुआं नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं, क्या हुआ, क्यों खाना नहीं बन रहा तुम्हारे यहाँ, तो अच्छा एक काम करो इनको 3 महीने का राशन दे दो, लेकिन अगली बार जो काम करोगे ऐसे करना ताकि राशन की कमी ना हो, दारू क्यों पीता है इतना तू, ठीक है। और मेरे पिताजी जैसे गाँव में मुझे लेके निकले हैं, ठीक है, और किसी भी जाति का हो व्यक्ति, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा ये है, वो हमेशा कभी उन्होंने नहीं नाम से बुलाया कि ये जाउत्री है, ये मंगनी राम है, नहीं, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताऊ है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसी तरह से इज्जत करते थे। और मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो हमारे यहाँ पे जो उनका जो कर्मकांड हो रहा था उसमें हमारे यहाँ पे सबसे लोएस्ट कास्ट मुसहर की मानते, मुसहर होता है एक, मुझे तो कई बार लगता है वो शायद अफ्रीका से आए थे वो लोग, कि वैसे ही उनकी कदकाठी होती है। वो लोग आते हैं, वो दोना बना के, अगर उन्होंने नहीं दिया तो इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और पंडित ही है जो ये बताता है, जिस पंडित को आज ब्लेम किया जाता है ब्राह्मणों ने सत्यानाश कर दिया, कई लोग बोलते हैं ऐसी बात, वो ब्राह्मण ही है जो कहता है भाई इनके हाथ से नहीं आएगा तो इधर ये स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इनको ले आइए इनके हाथ से आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो सामाजिक ताना बाना था वो, मैं ये नहीं, मैं उसमें इस बात का समर्थन, कई लोगों ने बहुत उसका फायदा उठाया, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, पर सामाजिक ताना बाना एक था गाँव में, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको जबरदस्ती तोड़ा गया है। उसको सिर्फ एक वजह से टूटा है वो, पंचायत चुनाव में जी वो नहीं होते तो गांव की एक मौत होती थी तो किसी घर में जब तक वहां से फुक करके नहीं आता था खाना नहीं पकता था। जी जी बिल्कुल। ये हालत होती थी, पूरा गांव का आदमी इकट्ठा होता था उसमें। अब पंचायत चुनाव हुए तो मेरी परिवार के 3 लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं आना नहीं, ये हालत है। जितने भी इनका वंश कम होता चला जाएगा अपराध कम होते चले जाएंगे। चुनाव पंचायत से बंद करो, जो टैलेंटेड 5 लोग मस्जिद हों उनको बनाओ वहाँ पर, इस बार जाति उसको नहीं देखा जाए। नगर निगम ये जितने भी चुनाव की प्रणाली कम से कम कर दोगे, भ्रष्टाचार कम होता चला जाए। भ्रष्टाचार भी कम होगा और दुश्मनियां भी कम हो लेंगे दो दूसरे से। होगी नहीं किस बात की, हाँ। दुश्मनी तो इसी, आज कॉलेज के चुनाव में एमपी के चुनाव से ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में खर्च होता है। बिल्कुल। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर कॉलेज में चुनाव नहीं किए जाए। हमारे टाइम में होता था चुनाव, श्री राम कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं जी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव होते थे, 20-21 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुन लिया हमने, वो 21 हर एक कॉलेज के मिला मिलू करके वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे। कोई लफड़ा भी नहीं था, कोई आपाधापी भी नहीं थी, कॉलेज का चुनाव हो रहा है वही बस करते थे बस। अब क्या, अब तो पॉलिटिकल पार्टियां ना जी जान लगा रखा है, मतलब उन्होंने भी अपने उसका मतलब इज्जत का सवाल बना लिया है कि जेएनयू में हमारी सत्ता चलेगी। अब तो सत्ता का सवाल हो गया है। ठीक है, एक आपके एक वो है पंजाबी एक्टर है सुरेंद्र शर्मा जी, उनकी डेथ हुई थी, अफवाह उड़ी थी, आपकी डेथ हुई, आपको लगा कैसा था? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपको कैसा फील हुआ कि यार मैं मर गया, मुझे पता ही नहीं लगा था, मुझे तो कुछ नहीं लगा था। शायद मैं टीवी देख ही रहा था, शायद रील चल रही थी तब मैंने तुरंत ही चैनल वालों को फ़ोन करके दिया था, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, आया भी उनके यहाँ,
तुम पत्रकारिता किस बात की कर रहे हो यार? सही बात है। हैं? और इतना बड़ा चैनल है, वो तो मैं खुद ही, मैंने कौन तक वाले थे क्या? आधे घंटे के अंदर मैंने उसको वो कर दिया था उसको, वरना मेरी माँ की तो डेथ हो जाती। सही बात है, बहुत बड़ी बात है, सही कह रहे हैं आप भाई। ये फनी नहीं है, ये जोक नहीं है बिल्कुल। जो क्या, मेरे शांत टाइम से मेरा कॉलम चलता था, 12 साल चला। जी शर्मा जी से पूछो, जी जी। अटपटे सवाल चटपटे जवाब, 12 साल कॉलम चला वो। उसमें हेडलाइंस, सुरेंद्र शर्मा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार, फर्स्ट लाइन 8-9 पेज का होता था। सुरेंद्र शर्मा कोई बिल्ली मारण में रहने वाला कोई आदमी होगा। अरे मैंने कहा, ये मैंने जैन साहब को फोन किया, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक, जी जी जी। मैं इस तरह से कमाओगे आप लोग? हाँ 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 मैं कल को इंदिरा के नाम का कोई लड़की मिल जाए तो इस तरह से छापोगे आप लोग? हाँ हाँ हाँ। लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? मैं ही जाऊंगा ना। नहीं, ऊपर से सॉफ्ट टारगेट भी तो देखिए ना। हाँ। इंदिरा के साथ हिम्मत नहीं, इंदिरा जी के खिलाफ कर दें या मोदी जी के खिलाफ कर दें, उसकी औकात नहीं है। आप फर्स्ट पेज पर Soft target। हेडलाइंस में दे रहे हो मुझे, हाँ, सॉफ्ट टारगेट है ये। क्योंकि पत्रकारिता तो खत्म हो गई, चाटुकारिता अब तो चल रही है। पेटकारिता है। आपको वो सोचना है जो आपका मालिक सोचता है। बिल्कुल। एक भी नहीं है। जैसे कई बार नहीं होता कि चलो भाई 90% बिक गए, 10% ठीक है। जब 10% भी जब नहीं। 100% ही अखबार और चैनल बिक गए तो क्या करूँगा? मैं बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि भाई 10% तो होते कम से कम जो बोलते कि अच्छा, जो समर्थन वाले हैं वो आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध वाले हैं वो आंख बंद के विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ गोदी मीडिया है, एक तरफ खोदी मीडिया है, बिल्कुल सही बात है। और बीच वाला उनका कोई मकसद ही ये है हाँ? कि ये वो कर रहे हैं तो हम इस तरफ हैं। हाँ, बीच में कोई बात नहीं करता कि भाई ये अच्छा अब ये खराब इसका है। ये हुआ कि मेरा टीवी का खर्चा बंद हो गया, मैंने भी देखना ही बंद कर दिया। लोग ही बता देंगे भाई ये होगा, चलो ठीक है। आप टीवी बिल्कुल नहीं देखते? अच्छा, 6-7 साल हो गए, 5-6 साल से नहीं। तो अब करते क्या है? लाइक अपने टाइम में आप क्या करते हैं जो आपका समय है? जैसे सुबह उठ गए उसके बाद क्या? खाली नहीं रहता हूँ, अच्छा कुछ सोशल वर्क हो जाते हैं, अच्छा। किसी को हॉस्पिटल में दिखाना है, किसी को पहले एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी था मैं, संत परमानंद हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें लोगों को कर देता था। किसी को पुलिस परेशान कर रही है, किसी को गलत मुकदमे, फिर वहाँ जा करके यार देखो इसको, गरीब आदमी है, हर जगह चला जाता हूँ तो इलाज भी हो जाता है, जी 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 जी, ये तो एग्री करता हूँ मैं। तो अपना गाड़ी अपना खर्चा जी जी जी। कर लेता। एक और सवाल है सर कि आजकल के जो, मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं भी 1-2 गालियाँ दे देता हूँ क्योंकि पब्लिक को मजा ही नहीं आता बिना गाली दिए। आप इतने सालों से आपने कॉमेडी करी कविता के थ्रू, कभी आपने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया? एक बार में कैसे? मतलब मैं खुद समझना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो जो इस्तेमाल करते हैं उनको लगता है कि मेरे पास कमेटी के नाम पर ये शब्द ही है बस, और कोई है नहीं मेरे पास। नहीं है तो बंद करो ना, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगेपन की कमाई मत करो। क्या बात। मैंने कम से कम 30,000 सवालों के जवाब दिए 12 साल में। शर्मा जी से पूछो मैं। नहीं, हाँ, और ये अटपटे सवाल चटपटे जी जवाब, जी 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 जी। 40-50 सवाल हर हफ्ते देता था, और 500-500 के सवालों के आते थे गट्ठर मेरे पास। अच्छा। एक भी वल्गर जवाब नहीं दिया। और एक ने पूछा क्या अच्छा हो, कि पुराना स्कूटर लाओ नया ले जाओ, ये भी हो सकता है पुरानी पत्नी लाओ नई ले जाओ, क्या होगा? मैंने होगा तो बहुत अच्छा होगा, पर एक ही दिक्कत है, तेरी बहन बेटियां भी घर में वापस आएंगी। सही बात है। अगर तुम न्यूसेंस का सवाल करोगे तो मेरा मकसद उसको सबक देना है, ना कि उसको बढ़ावा देना। अच्छा, लोग इस तरह से कभी नहीं सोचते। लोग केवल दूसरों के बारे में सोच लेते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं ले आते। ऐसे क्यों है लोग? इंसान ऐसा क्यों, ये बताइए मुझे। दूसरों की बीवी, दूसरों की लड़की, उस पर बड़ा फोकस रहता है, अपनी बेटी को भूल जाते हैं। पत्नी के ऊपर 50 कविताएं लिख लेंगे, हैं? भाई तुम पत्नी पर लिख, मैंने बेटी पर क्यों नहीं लिख लेता? अपनी माँ पर भी लिख ले। जी 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 जी। तो वो अंतर भूल गए हैं। कोई पत्नी को तू तो चुड़ैल सी लग रही है, पर ये वो चीज़ है जो लोग कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं इसमें। पर ये भाषा ही जो है आपकी, जो
काबिलियत है, मतलब शुद्धता लेवल तक आपकी भाषा ही ज्ञान। पहले बड़ा चुटकुला चलता था कि नाली में ठन्नी गिर गई तो दूसरे धर्म का नाम लिया कि मेरी नाली में ठन्नी निकाल दो। तो उसने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उसने कहा कि यार तुम्हारे भगवान तो वो हैं, तो दूसरे धर्म का क्यों कर रहे हो? बोले अठन्नी के लिए मैं अपने भगवान को नाली में डालूंगा। मतलब अठन्नी के लिए कि दूसरे के भगवान को तुम नाली में डाल सकते जी 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 जी। कोई तुम्हारे वाले को भी डालेगा। नकारात्मकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती। बिल्कुल। इसको स्वीकार करो पहले। तुम दूसरे के दुख से सुखी होते हो। मेरा मानना है सुख सार्वजनिक करो, दुख व्यक्तिगत कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। मुझे ये भी समझ, जैसे साली आधी घर वाली होती है, हाँ। तो देवर भी आधा घर वाला होना चाहिए। वहां पे तो लोग बुरा मान साली जाते हैं। तेरी पत्नी भी तो किसी की साली है। बिल्कुल, वो भी आधी घर वाली है उसकी। हाँ। मैं हमेशा इन बातों से, मेरे गांव में बहुत मजाक किया जाता है भाभी के साथ में, साली के साथ में। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने मजाक किया, किसी ने मुझे बोला या किसी ने मेरी माँ को बोला, तो मैं मारने पीटने लग जाऊंगा। इसलिए चुप रहो, इसको जो बोलना है बोलो, हमसे मतलब नहीं। और अगर मेरे से किसी ने किया मजाक तो मैंने उसको हमेशा टोका। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे से मत करो। बहुत प्यार से वार्निंग की, मेरे से मत करो, किसी और से कर लो। बहुत लोग हैं मेरे घर में ही, बहुत लोग तुमसे कर लेंगे मजाक, मेरे से मत करो, मुझे नहीं पसंद ये बात। तो फंडा बहुत क्लियर रखा है शुरू से मैंने। मुझे नहीं पसंद कोई मेरा मजाक उड़ाए, मेरी पत्नी का उड़ाए, मेरी माँ का उड़ाए, मेरी बहनों का उड़ाए, इसलिए मैं आपका भी नहीं उड़ाऊंगा। मुझे कभी फील हुआ मेरी साली आधी घर वाली है, कभी दिमाग में भाई नहीं आती। सीधी दिमाग तुम्हारा ये दिमाग में भी तो आनी चाहिए, आपकी पत्नी भी तो हुई ना किसी की, बस फिर। बिल्कुल, वहां तो बड़ा बुरा मान जाते हैं लोग, वहां तो मरने मारने उतारू हो जाते हैं कि मतलब कैसे बोल दिया इसने। दुनिया को आपने मोटिवेट किया, पूरी दुनिया आपसे, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, कि जो आज के कॉमेडियन है, जैसे आपकी वो 2 लाइनों में मैं हंसा हूं, जो पत्नी वाली लाइनें हैं, ये बैठा है लड़का, इसने मुझे देखा हुआ है, मुझे नहीं हंसी आती। लोग कॉमेडी कर करके मर जाते हैं, मुझे हंसी नहीं आती। आपकी वो 2 लाइनों में इतना बढ़िया, मैंने कहा कैसे सोच कैसे गए यहाँ तक कि इसका ये भी मतलब है कबाड़े वाले से बोलोगे इनको भी ले जाओ। तो मैं दिमाग, आप जब आपका सरप्राइज इतना गजब का था कि मैं सोच रहा था यार कि क्या बताएंगे, कबाड़ वाले पे कौन सा जोक हो सकता है। जब आपने शुरू किया तो मैं दिमाग में कबाड़ वाले पे क्या जोक होगा, पर मुझे लगा हाँ यार ये भी जोक तो हो सकता है, कबाड़ वाले को बोलो इनको ही ले जाओ, छोड़ो। तो मुझे इतना, आपने मुझे इतना, मतलब मैं सच बताऊं, मुझे आपने बहुत हंसाया है आज। आपको क्या मोटिवेट करता है, आप इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं? समय काल परिस्थिति जो है वो चीज़ें मोटिवेट ज़्यादा करती है मुझे। जो आप जिस ढंग से सोचते हो मैं उससे अलग ढंग से सोचता हूँ, जो आप सदा से सोचते रहे। मैं ये सोचता हूँ 5 पांडवों को घर चाहिए थे, 5 करोड़ लोगों के घर बर्बाद कर दिए। कौन सा धर्म युद्ध है ये? क्या वो मनुष्य नहीं थे? अभी हमारे कई कवि वीर रस के पाकिस्तान को ख़त्म कर देते, 20-30 हज़ार रुपया लेकर, 50 हज़ार रुपया लेकर। मैं उनसे पूछता हूँ यार मुझे एक बात बताओ, पड़ोसन के बांझ होने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी? किसी को बर्बाद करके हम कैसे आबाद हो जाए? जी जी। हमें तो खुद ही अपनी ताकत, हमारी समृद्धि खुद लानी पड़ेगी ना। दूसरे को मार करके आप कैसे? 20-25 करोड़ की लाशों पर भारत बनेगा क्या? कोई हमसे ताकतवर हो वो हमें मार देगा। बिल्कुल। जो क्षणिक आवेश है, उत्तेजना है, वो इस मुल्क को खत्म करने जा रही है। भाई धरती तो एक ही थी ना, बंटवारे हमने किए। धरती को पता नहीं है वैसे। धरती को देखिए 1 और 2 की लड़ाई में जी जी। मुल्क बटे। नेहरू और जिन्ना की लड़ाई में 2 मुल्क बट गए। दोनों धार्मिक नहीं थे। दोनों उसका धर्म से कोई नहीं। धर्म के नाम पे देश बटा, धर्म दोनों का धार्मिक देख लो नहीं ना। थे। जी जी। एक धर्म गुरु को ये पता लगेगा कि जब तक ये बैठा है सेकंड नंबर वाले को लगेगा मैं नहीं बन सकता, सही बात है। वो फिर एक सेठ को लेकर के अलग निकाल देगा। भगवान महावीर ने इतने टुकड़े किए थे क्या?
उन्होंने तो एक ही रखा ना। भगवान बुद्ध को अगर आप आज के बुद्धिज्म पे उठाते हैं, आपको पता ही नहीं चले भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, इसलिए आपको भगवान जो बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने मूर्ति का विरोध किया, जितनी मूर्तियां बुद्ध की कहीं जी नहीं। जी जी बिल्कुल, सबने बनवाई। बुद्ध कुछ कह गए, बुद्धों ने कुछ ग्रहण किया। ये भगवान बुद्ध की मैंने पढ़ रहा था, मैंने कहा यार भगवान बुद्ध जो जो रियल में जो उनके विचार है और बुद्धिज्म के जो विचार है वो मैच ही नहीं हो रहे भाई। वो कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है नया नया। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप उस, अगर टीवी डिबेट गलती से देखी होगी आपने टीवी डिबेट, तो टीवी डिबेट में जैसे मान लेते हैं एक ही पार्टी के, एक मान लेते हैं एक्स पार्टी का प्रवक्ता है, लेकिन एक विशेषज्ञ भी बैठा है जो एक्स पार्टी की प्रवक्ता की साइड से बोल रहा है, तो प्रवक्ता विशेषज्ञ से नफरत करने लग जाता है कि ज्यादा कैमरा ले रहा है मेरा ये। ये समस्या बहुत होती है कि ये साला मेरा ज्यादा, मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है। खैर अब तो अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो 2 मिनट नहीं, ब्रेक नहीं लेते। अच्छा। राजनीति और शादी में सबसे ज्यादा झमेले किसमें, राजनीति में शादी में? शादी में ज़्यादा झमेले होते हैं, क्योंकि राजनीति में कई लाख गुना है, लाख लोग हैं। राजनीति में दो जने इतना झमेला कर लेते हैं जितना राजनीति के बाप भी नहीं कर सकते। और साथ साथ रहते हैं। हाँ, रात को। और शर्मा आप जो है पत्नी की ज्यादा सुनते हैं, नीचे आपने बंद कर दिया तो पत्नी की सुनते होंगे आप पत्नी की ज्यादा सुनते हैं या न्यूज एजेंसीज की? नहीं सुनता। नहीं सुनते हैं? नहीं। पत्नी से झगड़ा नहीं होता। अच्छा। जब वो सोकर उठे उससे पहले निकल लो। जब वो सोने जाए सो ले, उसके बाद घर में कुछ जो एक दिन का झगड़ा नहीं है। एक बात बताइए कि आप अदालत में अपील का अगर मौका मिलेगा तो बीवी की अदालत जल्दी फैसला मिलेगा या कोर्ट में जल्दी फैसला मिलेगा? बीबी का अदालत में जल्दी फैसला तो मिलेगा। उसकी अपील हो नहीं सकती ना। पत्नी के सामने भूल की माफी मांगना क्या क्राइम है? आपने कोई गलती कर दी, बीवी के सामने आपने माफी मांग ली, क्या वो क्राइम है? मैं अगर सही करूंगा तो भी क्राइम ही होगा। बीवी उसे सही मानेगी नहीं तो क्या है? जब वो कहेगी गलत है तो गलत है। बेकार में पति पत्नी में बातचीत होती है, पत्नी बात करती है, आप चित होते रहते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि मोबाइल फोन आने के बाद लोगों ने बीवियों में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि बीबी के पास भी तो मोबाइल है, उसने भी आप में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पे आए। और आप जो है आई वुड लाइक टू टच योर फीट, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। और 4 पंक्ति सुना देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत